अरे मम्मी, ये ऑडियो नॉवेल सुनो तो लगेगा जैसे मैं शाहरुख का क्लोन हूँ, लेकिन आवाज़ ऐसी कि डीडीएलजे में डूब मर जाए। माइक, वो मेरा ससुराल जैसा हमेशा नो एंट्री सिग्नल देता। स्पॉन्सर, हाँ मेरी फ्रिज की टमाटर ही स्पॉन्सर सड़ते सड़ते रेडी हो जाते। मज़ा आया तो किताबें गले लगाओ, मतलब पढ़ो, वरना एआई बोलेगा भाई नरेशन मत कर, सलाद काट। ऑडियो कभी लता मंगेशकर जैसा, कभी मोर की चेरी। हेडफोन्स का स्लो, वरना पड़ोसी फ करेंगे और अ साउंड ट्रैक। अध्याय 84 पूर्व प्रेमिका से बदला। लवण्या चावला अभी अभी वंदना मेहरा के कार्यालय में पहुंची, लेकिन उसने पाया कि लक्ष्य चंद्रा वहां नहीं था और वह निराशा छिपा न सकी। प्रोफेसर वंदना, लवण्या ने मधुर स्वर में कहा, चेहरे पर अपनी विशेष मुस्कान के साथ, क्या लक्ष्य चंद्रा चले गए? वंदना ने सिर भी नहीं उठाया, उनके सोने की फ्रेम वाले चश्मे के पीछे की आंखें अभी भी दस्तावेज पर टिकी थीं। लक्ष्य चंद्रा को कुछ काम से जल्दी जाना पड़ा। उन्होंने तुम्हें मुझसे संपर्क करने को कहा था, है ना? हाँ, लवण्या ने अपना फोन हिलाया, स्क्रीन पर 30 मिलियन रुपये के स्थानांतरण की सूचना दिख रही थी। लक्ष्य चंद्रा ने मुझे 30 मिलियन रुपये स्थानांतरित किए हैं और कहा कि मुझे आपकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। वंदना ने तब सिर उठाया और लवण्या को मुस्कान के साथ देखा। छात्रा लवण्या बहुत सक्षम है। यह आश्चर्यजनक है कि लक्ष्य चंद्रा ने तुम पर इतना भरोसा किया। लवण्या को यह नज़र थोड़ी असहज लगी, लेकिन उसने गर्व से सीना तान लिया और कहा, ओह प्रोफेसर, आप बहुत दयालु हैं। मैं इतनी महान नहीं हूँ। बस लक्ष्य चंद्रा बहुत अच्छे इंसान हैं। वह अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों को झपकाते हुए मासूम दिखी। दरअसल मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भविष्य में प्रोफेसर वंदना के मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी। मैं तुम्हें सिखाने की हिम्मत नहीं कर सकती, अब तुम मेरी धन की देवी हो। वंदना ने अपने सोने की फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया और कहा, बस अगली बार मेरे सामने नाटक मत करना। तुम्हारा अभिनय बहुत बनावटी है। अरे, मैंने ऐसा नहीं किया, ये तो मेरा असली रूप है। लवण्या को बुरा लगा, वह सच कह रही थी। वैसे प्रोफेसर, लक्ष्य चंद्रा कहाँ हैं? वंदना ने धीरे से अपने चश्मे उतारे और लेंस को चश्मे के कपड़े से साफ किया। वह बहुत व्यस्त हैं, वह अभी शालिनी जवेरी से मिलने गए हैं। ये सुनकर लवण्या के चेहरे पर वही मधुर मुस्कान बनी रही, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी नहीं हिलीं। वंदना ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। उसे लगा था कि लवण्या के चेहरे पर जलन या निराशा दिखेगी, लेकिन लवण्या की प्रतिक्रिया इतनी शांत थी। तुम्हें बुरा नहीं लगता? वंदना ने सीधे पूछा। बुरा क्यों लगेगा? लवण्या ने सिर झुकाकर मासूमियत से कहा। शालिनी लक्ष्य चंद्रा की प्रेमिका है, उनके मिलने में क्या असामान्य है? वंदना मुस्कुराई और पहली बार लवण्या के अभिनय कौशल को सराहा। लवण्या वाकई में छिपाने में माहिर थी और आम लोग शायद बिल्कुल न समझ पाते। लेकिन वंदना के दृष्टिकोण से लवण्या की कुछ सूक्ष्म अभिव्यक्तियां उसे धोखा दे रही थीं। शायद लवण्या को भी अपनी सूक्ष्म बदलावों का एहसास नहीं था। संक्षेप में, लवण्या वाकई एक अच्छी अभिनेत्री थी। अगर वह लक्ष्य चंद्रा के साथ रही तो शायद भविष्य में बड़ी स्टार बन सकती थी। इस समय लवण्या के हैंडबैग में रखा फ़ोन बजा। क्षमा करें प्रोफेसर, मुझे एक कॉल लेना होगा। उसने सोचा कि यह लक्ष्य चंद्रा का कॉल होगा, लेकिन ये कृति चौहान की वॉइस कॉल थी। हाँ, उसे कृति चौहान सबसे ज़्यादा पसंद थी। दोनों ने पहले कुछ औपचारिक शिष्टाचार की बातें की और कृति जल्दी ही मुख्य मुद्दे पर आ गई। लवण्या, क्या तुम्हें पता है कि मेरी बहन की सबसे अच्छी दोस्त श्रीमान एच की हवेली में रहने लगी है? लवण्या ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाईं, उसकी आवाज़ में चीख चीख शिकायत थी। मुझे ऐसी बातें कैसे पता होंगी? मैं तो श्रीमान एच की कई औरतों में से एक हूँ। वे मुझे ये क्यों बताएंगे? फ़ोन के दूसरी तरफ कृति तुरंत गुस्से में आ गई। वह लता लुथरा पुरुषों को लुभाने में माहिर है। लवण्या, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। श्रीमान एच उसका शिकार हो सकते हैं। हम एक ही समूह में हैं। लवण्या, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हमें मिलकर उसे हराना होगा। सच में? लवण्या की आवाज़ में खुशी की उमंग थी। कृति, तुम मेरे साथ खड़ी हो। ये बहुत अच्छा है, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगी। लवण्या, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि श्रीमान एच किस मंजिल पर रहते हैं? उन्होंने मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे खुद उन्हें ढूंढना होगा। कृति ने आखिरकार अपनी असली मंशा जाहिर की। लवण्या को अचानक एहसास हुआ कि कृति इतने समय से इसके लिए आधार तैयार कर रही थी। तुम्हें बताने से कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 1 हवेली में प्रवेश नियंत्रण बहुत सख्त है। तुम अंदर नहीं जा सकती। अरे, फ़ोन के दूसरी तरफ से निराशा की आह सुनकर लवण्या की आंखों में एक मुस्कान चमकी। लेकिन मेरा एक विचार है। तुम समुदाय के गेट पर उनका इंतज़ार कर सकती हो। क्या यह अधिक ईमानदारी नहीं दिखाएगा? और वे बहुत भावनात्मक व्यक्ति हैं। अगर तुम ऐसा करोगी तो वे तुम्हें ज़रूर स्वीकार करेंगे। कृति की आवाज़ तुरंत उत्साहित हो गई। हाँ, मैंने ये क्यों नहीं सोचा, लेकिन वह फिर हिचकिचाई। लेकिन मैं श्रीमान एच को नहीं जानती। क्या तुम्हारे पास उनकी तस्वीर है? मुझे एक भेज दो।
तुम उन्हें जानती हो? अरे, मैं उन्हें जानती हूँ। मैं उन्हें कैसे जान सकती हूँ? लवण्या ने गहरे अर्थ के साथ कहा, चिंता मत करो, जैसे ही तुम उन्हें देखोगी तुम उन्हें पहचान लोगी, मुझ पर भरोसा करो। फोन के दूसरी तरफ कृति ने तुरंत एक असाधारण स्वभाव और अनूठे अंदाज वाले मध्यम आयु के धनी पुरुष की छवि अपने दिमाग में बनाई। ये सोचकर वह अचानक आत्मविश्वास से भर गई। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ लवण्या, तुम बहुत अच्छी हो। चलो कृति, जब तक वे न आएं तब तक मत जाना। मैं उन्हें बताऊंगी और फिर सब तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। हाँ लवण्या, चिंता मत करो। फोन काटने के बाद लवण्या आखिरकार जोर से हंस पड़ी। वह कृति के उस भाव को कल्पना कर सकती थी जब वह समुदाय के गेट पर बेसब्री से इंतजार करेगी और पता चलेगा कि तथाकथित श्रीमान एच वास्तव में उसका पूर्व प्रेमी लक्ष्य चंद्रा है, जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था। ये किसी कॉमेडी से भी ज्यादा रोमांचक है। कृति चौहान, उसने अपने आप से फुसफुसाया, तुम ही थी जो आग में कूदना चाहती थी। इसमें मेरा क्या दोष? वंदना ने सब कुछ देखा। उनके सोने की फ्रेम वाले चश्मे के पीछे की नज़र में थोड़ा मजा था। लवण्या जी, क्या ये ठीक है? लवण्या ने सिर झुकाया और मासूमियत से मुस्कुराए। प्रोफेसर वंदना, आप मजाक कर रही हैं। उसने ये सब अपनी मर्जी से किया। तुम वाकई लक्ष्य चंद्रा की रक्षा करती हो? बिल्कुल। लवण्या ने पलकें झपकाईं। पापा, लक्ष्य मेरे लिए इतने अच्छे हैं, मुझे तो उनका गुस्सा निकालने में मदद करनी ही होगी। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि कृति चौहान को ये बताना कि उसने क्या खोया है सबसे अच्छा बदला है? वंदना ने सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। भले ही वह लड़की धनी पुरुष के साथ रहना चाहती हो, वह तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। ओह, लवण्या को अचानक एहसास हुआ कि प्रोफेसर वंदना को कृति चौहान और लक्ष्य चंद्रा के रिश्ते के बारे में नहीं पता। इसलिए उसने समझाया, वह सिर्फ धनी पुरुष की तलाश में नहीं है। वह अपने पूर्व प्रेमी की तलाश में है जिसे उसने तुच्छ समझा और धोखा दिया, लेकिन उसे इसका एहसास भी नहीं है। ऐसी लड़की के साथ मुझे नरमी क्यों बरतनी चाहिए? वंदना ने आश्चर्य का भाव दिखाया, तो इसमें इतना नाटकीय रिश्ता था। लेकिन वह समझ नहीं पाई कि जिस लड़की ने अभी कॉल किया वह इतने सुंदर और धनी लक्ष्य चंद्रा को क्यों धोखा देगी। क्या उसने इतना अच्छा खाना खाकर स्वाद बदलने की चाह की थी? वंदना ने हंसते हुए कहा, तुम उसे इस तरह छेड़ती हो, क्या तुम्हें आग से खेलने और जलने का डर नहीं है? लेकिन वह जानती थी कि जब कोई महिला पागल हो जाती है तो वह कुछ भी कर सकती है। मुझे डर है, लेकिन तो क्या? अगर उसने लक्ष्य चंद्रा को धोखा देने की हिम्मत की तो मैं उसका बदला लेने की हिम्मत करूंगी। वैसे भी लक्ष्य चंद्रा यहाँ हैं, वे मेरी रक्षा जरूर करेंगे। वंदना ने असहाय होकर सिर हिलाया। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। अब जब लक्ष्य चंद्रा ने निवेश किया है तो मेरे पहले तैयार किए गए सामान अब काम नहीं आएंगे। तुम मेरे साथ अन्य स्थानों को देखने चलो और कुछ लग्जरी कारें किराए पर लें। ओह, और फोटोग्राफी उपकरण भी तैयार करें। ठीक है प्रोफेसर। अपने कार्ड में दसियों मिलियन के साथ लवण्या को खर्च करने में आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने जोड़ा, लक्ष्य चंद्रा ने कहा कि इसे केवल किराए पर लिया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, तुम वाकई लक्ष्य चंद्रा की बातों को दिल से लेती हो। मुझे समझ आ गया, चलो। कृति चौहान नंबर 1 हवेली के शानदार गेट के सामने खड़ी थी और अपने कपड़े ठीक कर रही थी। आज उसने विशेष रूप से काली टाइट स्कर्ट पहनी थी जो उसकी फिगर को सबसे ज्यादा उभारती थी। 10 सेंटीमीटर की हाई हील्स पहनी थी और अपने बालों को सावधानी से संवारा था। नमस्ते, आप किससे मिलने आए हैं? गेट पर सुरक्षा गार्ड विनम्रता से पूछने आया। कृति ने ठुड्डी उठाए और कहा, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। सुरक्षा गार्ड ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन उसकी पेशेवरता ने उसे और सवाल पूछने से रोका। तो कृपया प्रतीक्षा क्षेत्र में इंतजार करें। कृति ने सबसे दिखने वाली सीट ढूंढी और बैठ गई। समय समय पर छोटा दर्पण निकालकर अपना मेकअप चेक करती रही। वह अपने दिमाग में श्रीमान एच से होने वाली मुलाकात का दृश्य पहले से ही रिहर्सल कर रही थी। समय एक एक सेकंड बीत रहा था। अध्याय 85 प्रशिक्षण योजना। लेकिन लक्ष्य चंद्रा को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। इस समय वह और शालिनी जवेरी एक इंटरनेट कैफे का निरीक्षण कर रहे थे जो स्थानांतरित होने वाला था। यह इंटरनेट कैफे थोड़ा दूरस्थ था, 2 मंजिलों में कुल 400 वर्ग मीटर। सजावट बहुत आकर्षक नहीं थी और उपकरण पुराने थे। शालिनी जवेरी सावधानी से स्थानांतरण सूची की जांच कर रही थी। रुको, इन उपकरणों की मूल्यह्रास दर गलत है। उसने इंटरनेट कैफे के मालिक की ओर देखा और कहा, ये मशीनें 3 साल पुराने मॉडल हैं। वर्तमान बाजार स्थिति के अनुसार इनका अवशिष्ट मूल्य सूचीबद्ध मूल्य का अधिकतम 30% है, या शायद उससे भी कम। इंटरनेट कैफे का मालिक असहज होकर मुस्कुराया, खैर हमने इनका अच्छे से ध्यान रखा है। शालिनी ने हल्के से सिर हिलाया और लक्ष्य चंद्रा की ओर देखा। हमारे अधिग्रहण के बाद सभी उपकरणों को अपडेट करना होगा और इस स्थानांतरण शुल्क को फिर से गणना करना होगा। लक्ष्य चंद्रा की आंखों में प्रशंसा की चमक थी। आगे बोलो। हम चरणों में नवीकरण कर सकते हैं।
पहली मंजिल पर 50% पुराने उपकरणों को किफ़ायती क्षेत्र के रूप में रख सकते हैं ताकि छात्रों को आकर्षित किया जा सके, और फिर दूसरी मंजिल को पूरी तरह से नए उपकरणों से बदलकर एक हाई एंड स्पोर्ट्स क्षेत्र बनाया जा सकता है। शालिनी ने जल्दी से मानसिक गणना की और इसे कागज़ पर लिखा। इससे प्रारंभिक निवेश में 2 लाख रुपये की बचत होगी और निवेश की वापसी की अवधि कुछ महीनों तक कम हो जाएगी। इंटरनेट कैफ़े का मालिक शालिनी के विश्लेषण से चकित था और अनायास ही अंगूठा दिखाकर बोला, छोटी सी लड़की, तुम्हें वाकई बहुत कुछ पता है। शालिनी ने हल्के से मुस्कुराया और खाता बही देखना जारी रखा। साथ ही, तुम्हारे पानी और बिजली के बिल स्पष्ट रूप से बहुत अधिक हैं। गर्मियों में एयर कंडीशनिंग की बिजली खपत अन्य मौसमों की तुलना में 7 गुना है। इसका मतलब है कि तुम्हारी दुकान में कई एयर कंडीशनर में समस्या है। सामान्य तौर पर लगभग 4 गुना सामान्य माना जाता है। शालिनी खिड़की की ओर गई और सड़क पर लोगों की आवाजाही का अवलोकन किया। ये स्थान वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है। उसने सड़क के पार स्कूल की ओर इशारा किया और कहा, वह एक व्यावसायिक और तकनीकी कॉलेज है, लेकिन उनके पास केवल रविवार को छुट्टी होती है। हालांकि उनकी आबादी बड़ी है, उनकी खर्च करने की क्षमता सीमित है। दूर के कार्यालय भवनों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, वहाँ एक व्यावसायिक सड़क है, लेकिन वहाँ ज़्यादातर वाइट कॉलर कर्मचारी हैं। बहुत कम लोग इंटरनेट कैफ़े में आते हैं, इसलिए उनकी संख्या को मूल रूप से नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिर शालिनी ने एक एक करके मशीन गन की तरह इंटरनेट कैफ़े की कमियों का विश्लेषण किया। ये दृश्य इंटरनेट कैफ़े के मालिक को पसीने पसीने कर गया। उसने जल्दी से इस सुंदर लड़की को रोकने के लिए आगे बढ़ा। अगर वह और बोलती रही तो न केवल वह स्थानांतरण नहीं कर पाएगा, बल्कि उसे उल्टा भुगतान भी करना पड़ सकता था। तो हम वापस जाकर सोचेंगे। वास्तव में लक्ष्य चंद्रा इस इंटरनेट कैफ़े से संतुष्ट नहीं था। उपकरण कोई बड़ी बात नहीं थी, मुख्य समस्या ये थी कि स्थान बहुत दूरस्थ था और क्षेत्र बहुत छोटा था। सोचने पर, अगर सभी फायदे होते तो ये कैसे संभव था कि यह चल ना पाए। सिस्टम का पुरस्कार मासिक कारोबार है और यह इंटरनेट कैफ़े स्पष्ट रूप से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, भले ही यह 5 गुना हो। इंटरनेट कैफ़े से बाहर निकलते हुए लक्ष्य चंद्रा अनायास ही शालिनी को अंगूठा दिखाकर बोले, मैंने आज ही पता चला कि हमारी शालिनी में इतना व्यावसायिक दिमाग है। शालिनी ने गर्व से सिर उठाया, क्या तुम्हें लगता था कि मुझे सिर्फ पढ़ाई आती है? लगता है मुझे तुम्हें फिर से जानना होगा। लक्ष्य चंद्रा अचानक रुके और बोले, वैसे अपनी पुरानी मालकिन से पूछो कि क्या उसका इंटरनेट कैफ़े बिक्री के लिए है। शालिनी ने सिर झुकाया और लक्ष्य चंद्रा को भ्रमित होकर देखा। तुम रात्रि ओएसिस साइबर कैफ़े की बात कर रहे हो। यह विद्यानगर में सबसे लोकप्रिय इंटरनेट कैफ़े में से एक है। मालकिन इसे कैसे स्थानांतरित कर सकती है? ये निश्चित नहीं है। क्या होगा अगर व्यवसाय अच्छा दिखता हो, लेकिन वास्तव में किराए में उछाल, श्रम लागत में वृद्धि और पुराने उपकरणों जैसी समस्याओं का सामना कर रहा हो? क्या होगा अगर मालकिन अधिक लाभकारी व्यवसाय में बदलना चाहती हो? पूछे बिना कैसे पता चलेगा? शालिनी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर फ़ोन निकाला और बोली, ठीक है, मैं पूछती हूँ। उसने अपनी पता पुस्तिका निकाली और रात्रि ओएसिस की मालकिन जोया उपाध्याय को कॉल किया। हेलो दीदी जोया, मैं हूँ शालिनी। आप हाल में कैसी हैं? फ़ोन के दूसरी तरफ से जोया की हार्दिक हंसी आई। अरे, हमारी शालिनी को अभी भी दीदी जोया याद है। मुझे लगा था कि तुम्हें प्रेमी मिल गया और तुम दीदी जोया को भूल गईं। शालिनी ने कहा, दीदी जोया, कृपया मुझे चिढ़ाना बंद करें। दरअसल मैं बस पूछना चाहती थी, हाल में इंटरनेट कैफ़े का व्यवसाय कैसा चल रहा है? फ़ोन के दूसरी तरफ जोया की हंसी अचानक रुक गई। व्यवसाय, हाय, बस वैसा ही है। शालिनी ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है। दीदी जोया, क्या आपके व्यवसाय में कोई कठिनाई है? फ़ोन पर कुछ सेकंड के लिए अचानक सन्नाटा छा गया, फिर जोया की हैरान आवाज़ आई। क्या तुम्हें पता चला? उसने आह भरी और कहा, कोई बात नहीं। हम परिवार जैसे हैं, तो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। तुम्हें भी पता है कि मेरे पास शहर के पूर्व में एक ब्यूटी सैलून है और हाल में कुछ समस्याएं हुई हैं। शालिनी ने जल्दी पूछा, दीदी जोया, आपके ब्यूटी सैलून में क्या हुआ? अरे, छोड़ो। जोया की आवाज़ थोड़ी धीमी थी। मेरे पार्टनर ने खातों में हेरफेर किया और भाग गया। अब पूंजी की श्रृंखला लगभग टूट चुकी है। मैं तो इंटरनेट कैफ़े को बेचकर स्थिति को बचाने की सोच रही थी। शालिनी ने लक्ष्य चंद्रा की ओर आश्चर्य से देखा, माइक्रोफोन को ढककर फुसफुसाई, तुम सही थे, दीदी जोया वाकई इसे स्थानांतरित करना चाहती हैं। लक्ष्य चंद्रा ने सिर हिलाया और कहा, उसे मिलने के लिए कहो। दीदी जोया, शालिनी समझ गई, मेरे एक दोस्त हैं जो इंटरनेट कैफ़े में बहुत रुचि रखते हैं। क्या हम मिलने का समय तय कर सकते हैं? ये, जोया थोड़ा हिचकिचाई। शालिनी, तुम जानती हो कि मेरा इंटरनेट कैफ़े एक शानदार स्थान पर है और स्थानांतरण शुल्क कम नहीं है। ज़्यादातर लोग इसे वहन नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। शालिनी ने लक्ष्य चंद्रा की ओर देखा, जिन्होंने ओके का इशारा किया। मेरे दोस्त बहुत ईमानदार हैं। फ़ोन के दूसरी तरफ से जोया की उत्साहित आवाज़ आई, ठीक है। मैं
कल सुबह 10 बजे दुकान पर रहूंगी। फोन काटने के बाद शालिनी अभी भी थोड़ा अविश्वास में थी। जोया दीदी का ब्यूटी सैलून हमेशा अच्छा चल रहा था और उनकी पार्टनर उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्य चंद्रा ने हंसते हुए कहा, व्यवसाय की दुनिया में कोई स्थायी विजेता नहीं होता। कल तुम बातचीत का नेतृत्व करोगी और मैं हस्ताक्षर का ध्यान रखूंगा। रुको, शालिनी ने भौहें सिकुड़ी, क्या तुम साथ में शर्तों पर बातचीत नहीं करने वाले? लक्ष्य चंद्रा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मुझे तुम्हारे निर्णय पर भरोसा है। आज की घटना के माध्यम से उन्होंने पाया कि शालिनी में व्यावसायिक प्रतिभा है, इसलिए वे इस अवसर का उपयोग करके उसे प्रशिक्षित करना चाहते थे। क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम अधिक से अधिक उद्योगों को पुरस्कृत करता है, उन्हें अपने लोगों की जरूरत होगी जो उनके लिए प्रबंधन करें। प्रशिक्षण जल्दी शुरू करना चाहिए, भले ही इसमें कुछ पैसे खर्च हों। ये वास्तव में लक्ष्य चंद्रा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार अनुभव खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करना लक्ष्य चंद्रा के लिए बहुत किफ़ायती था। वही सिद्धांत लवण्या चावला के प्रशिक्षण पर लागू होता था। बेशक अगर यह काम नहीं करता तो उन्हें सिर्फ एक सजावटी वस्तु बनने देने में भी कोई बुराई नहीं थी। अध्याय 86 पूर्व प्रेमिका नंबर 1 हवेली में प्रवेश करती है। कृति चौहान ने नंबर 1 हवेली के गेट पर पूरे 7 घंटे इंतजार किया। उसने अनगिनत बार अपने फ़ोन पर समय चेक किया। दोपहर के 5 बज चुके थे, लेकिन श्रीमान एच का कोई निशान नहीं था। हालांकि वह हतोत्साहित नहीं हुई और अब और अधिक ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि इस समय के बाद श्रीमान एच कभी भी वापस आ सकते थे। महोदया, क्या आप जिसका इंतजार कर रही हैं वह अभी तक नहीं आए? या शायद वे किसी अन्य प्रवेश द्वार से अंदर चले गए हों? सुरक्षा गार्ड तीसरी बार आया और दयालुता से याद दिलाया। कृति ने जबरदस्ती मुस्कान दी और कहा, नहीं, मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ उनका इंतजार करने को कहा था। तभी एक काली मेबैक धीरे धीरे वहां रुकी। कृति तुरंत खड़ी हुई, आगे बढ़ी और कार की खिड़की पर दस्तक दी। जब कांच नीचे आया तो एक मध्यम आयु की महिला का चेहरा दिखा। मुझे माफ करें, मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। कृति गुस्से में पीछे हट गई। महोदया, आप यहाँ इंतजार कर सकती हैं, लेकिन मालिक को परेशान नहीं कर सकती। सुरक्षा गार्ड फिर से आया, लेकिन इस बार वह उसे रोकने आया था। अगर वह कृति को ऐसा करने देता तो शायद अगले दिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाता। नौकरी ढूंढना आसान नहीं था। भले ही लड़की सुंदर हो, वह उसे बेरहमी से भगा देता। महोदया, क्या आप वाकई अपने दोस्त का इंतजार कर रही हैं? क्या आपको ये भी नहीं पता कि आपका दोस्त कौन सी कार चलाता है? ये सवाल कृति को हक्का बक्का कर गया और वह हकलाते हुए जवाब नहीं दे पाए। उसने लवण्या से पूछा था और लवण्या ने उसे बताया था कि श्रीमान एच के पास कई कारें हैं और उसे नहीं पता कि वे कौन सी कार चला रहे हैं। हालांकि कृति को पूरी तरह से कुछ हासिल नहीं हुआ। कम से कम इस जानकारी से वह अनुमान लगा सकती थी कि श्रीमान एच की उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शायद 30 साल से कम, क्योंकि इस आयु वर्ग के धनी लोग ही ड्राइवर रखना पसंद नहीं करते। 6 बज चुके थे और आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। कृति थक चुकी थी, भूखी थी और प्यासी थी, लेकिन वह जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने दांत पीसे, अपने बैग से मिनरल वाटर की बोतल निकाली और एक घूंट लिया। यह उसका आखिरी भंडार था और वह इसे बड़े घूंट में पीने की हिम्मत नहीं कर रही थी। महोदया, इस तरह इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। सुरक्षा गार्ड की आवाज़ में अब अधीरता थी। क्यों ना आप अपने दोस्त को कॉल करें और पूछें कि वे कब वापस आएंगे? कृति ने जबरदस्ती मुस्कान दी और कहा, नहीं, मैं थोड़ा और इंतजार करूंगी। बोलते बोलते उसकी आवाज़ अचानक रुक गई और उसकी नज़र इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार एक आकृति पर टिक गई जो उनकी ओर आ रही थी। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कृति अचानक इलेक्ट्रिक बाइक के सामने कूद पड़ी, जिससे बाइक चला रही श्रेया चौहान डर गई और उसने जल्दी से ब्रेक दबाए। होश में आने पर उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ी उसकी बहन थी। उसने हैरानी से पूछा, कृति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, यह मेरा सवाल है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कृति ने अपनी दीदी की इलेक्ट्रिक बाइक का हैंडल पकड़ लिया और अचानक उसे कुछ समझ आया। दीदी, आप यहाँ सही समय पर आई हैं। क्या आप लता दीदी को कह सकती हैं कि मुझे अंदर ले जाएं? श्रेया ने भौहें सिकुड़ी, तुम वहाँ क्या करने जा रही हो? मैं वहाँ किसी से मिलने जा रही हूँ। कृति की आंखें अस्पष्ट थीं और उसे थोड़ा अपराधबोध हुआ। क्या तुम यहाँ किसी को जानती हो? तो अपने दोस्त को बुलाओ कि वह तुम्हें ले जाए। मेरा फ़ोन खराब हो गया। कृति को डर था कि उसकी दीदी उस पर विश्वास न करे, इसलिए उसने जल्दी से अपने बैग से एक काली स्क्रीन वाला फ़ोन निकाला और हिलाया। देखो, ये पूरी तरह से बंद है। मैं अपनी रूममेट के बैकअप फ़ोन का उपयोग कर रही हूँ और इसमें पता पुस्तिका भी नहीं है। उसने अचानक दयनीय भाव अपनाया। वैसे दीदी, क्या आप मुझे फ़ोन ठीक करने के लिए कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर सकती हैं? श्रेया ने और सख्ती से भौहें सिकुड़ीं। क्या तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं? क्या वे हमेशा तुम पर पैसे खर्च करने को तैयार नहीं रहते? मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए।
कृति ने 3 उंगलियां उठाईं और कसम खाई, दीदी, मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे इस बार माफ़ करें। मैं वादा करती हूँ कि भविष्य में आपकी बात मानूंगी। आखिरकार वह उसकी अपनी बहन थी, इसलिए श्रेया का दिल पिघल गया। लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और लक्ष्य चंद्रा ने जो 10,000 रुपये किराने के लिए दिए थे उन्हें वह छू नहीं सकती थी। अंत में उसे दांत पीसकर अपनी पार्ट टाइम नौकरी से कमाए आखिरी 2,000 रुपये कृति को ट्रांसफ़र करने पड़े। इसे लो और जल्दी स्कूल वापस चली जाओ। श्रेया ने फ़ोन वापस जेब में डाला और उसका लहजा नर्म हो गया। कृति को ट्रांसफ़र की सूचना मिली और उसके चेहरे पर खुशी की चमक आई। राशि देखने के बाद वह बोली, अरे सिर्फ 2,000 रुपये। श्रेया ने भौहें से कुढ़ी, नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दो। हाँ हाँ हाँ। कृति ने विषय बदल दिया, दीदी बस मुझे अंदर ले चलो। इसमें बस थोड़ा समय लगेगा। मैं वादा करती हूँ कि कोई परेशानी नहीं करूँगी। श्रेया अपनी बहन को वहाँ कैसे ले जा सकती थी? वह लक्ष्य चंद्रा का घर था। अगर उसकी बहन को पता चला तो न जाने क्या होगा। नहीं, वापस जाओ। क्यों? कृति ने अचानक अपनी आवाज़ तेज़ की, जिससे सुरक्षा गार्ड की नज़र वहाँ गई। वह जल्दी से अपनी आवाज़ नीची करके बोली, दीदी अगर आप मुझे अंदर नहीं ले जाएंगी तो मैं यहीं इंतज़ार करूंगी। आप नहीं चाहेंगी कि मैं यहाँ भूख से मर जाऊं, है ना? श्रेया एक पल के लिए चुप रही, आह भरी, अपना मोबाइल निकाला और लता लुथरा को एक संदेश भेजा। जब उसे पता चला कि लक्ष्य चंद्रा वहाँ नहीं है तो उसने अनिच्छा से सहमति दी। श्रेया ने राहत की सांस ली और अपनी बहन की ओर मुड़ी, जो उत्सुकता से देख रही थी। चलो, लेकिन तुम सिर्फ थोड़ी देर रुक सकती हो, फिर तुम्हें जाना होगा। दीदी, आप सबसे अच्छी हैं। कृति ने खुशी से चिल्लाया और इलेक्ट्रिक बाइक की पिछली सीट पर कूद गई। श्रेया गेट पर पहुंची और चेहरा पहचानने की प्रणाली ने सीधे साइड का दरवाज़ा खोल दिया। द्वारपाल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, स्वागत है घर सुश्री श्रेया। उनका एक काम हर मालिक को जानना था। श्रेया को थोड़ा अपराध बोध हुआ, इसलिए उसने एक्सीलेटर चालू किया और तेज़ी से समुदाय में घुस गई। कृति इलेक्ट्रिक बाइक की पिछली सीट पर बैठी थी और संदेह भरे स्वर में पूछा, दीदी ये किसका घर है? उन्हें आप कैसे जानते हैं? मैं अक्सर लता को देखने आती हूँ, इसलिए। श्रेया ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसकी बहन को कैसे पता कि लता यहाँ थी। शायद लता ने फिर से वीचैट मोमेंट्स पर कुछ पोस्ट किया और वह देख लिया गया। वापस जाकर उसकी सारी मोमेंट्स डिलीट कर दो। इस बार श्रेया ने मन बना लिया था, क्या होगा अगर वह भविष्य में मोमेंट्स में दिख जाए। भले ही उसे अपनी बहन का व्यवहार कितना नापसंद हो, वह आखिरकार उसकी बहन थी और यह जानने के बाद कि लक्ष्य चंद्रा ने भी उसे धोखा दिया था, उसका गुस्सा लगभग शांत हो चुका था। नंबर 1 हवेली में प्रवेश करने के बाद से कृति बार बार आश्चर्यचकित हो रही थी, जैसे कि दादी लियू ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश कर रही हो, हर चीज़ नई थी। वह पहले से ही खुद को यहाँ रहने की कल्पना करने लगी थी। लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचकर श्रेया ने अपनी उंगली से ताला खोलने की हिम्मत नहीं की, बल्कि डोरबेल दबाए। दरवाज़ा खुला। लता लुथरा काले सस्पेंडर पायजामे में थी, जिसमें उसकी गोरी छाती उभरी हुई थी। लता दीदी। हालांकि कृति ने मन ही मन लता की 100 बार आलोचना की थी, लेकिन सतह पर वह दोस्ताना दिखी। लता द्वारा लाए गए चप्पल पहनने के बाद कृति खुशी खुशी लिविंग रूम में चली गई। उसने चारों ओर देखा, आश्चर्य से चिल्लाई, दीदी आप इसे कब तक छिपाने वाली हैं? लता श्रेया के पास आए और धीरे से पूछा। श्रेया ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, जितना हो सके उतना छिपाऊंगी। और कृपया वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट करना बंद करें या कृति को ब्लॉक करें ताकि उसे पता न चले कि मैं भी यहाँ रहती हूँ। वह चिंतित थी और जल्दी से कुछ निर्देश दिए। ठीक है, मैं गलत थी, ठीक है। लता ने आत्मसमर्पण के भाव में हाथ उठाए और इस हाव भाव से उसकी छाती की चोटियां और भी उभर गईं। मुझे कहना होगा कि श्रेया सुंदर है, लेकिन उसकी फिगर निश्चित रूप से लता जितनी अच्छी नहीं है। क्योंकि लता ने पूरी तरह से प्रदर्शित किया कि आगे उभरी और पीछे मुड़ी हुई परिपूर्ण फिगर क्या होती है। खराब। श्रेया का चेहरा अचानक बदल गया। मेरी चीज़ें बेडरूम में हैं। घर में 5 बेडरूम हैं, एक मास्टर बेडरूम और 4 सेकेंडरी बेडरूम। 2 सेकेंडरी मास्टर बेडरूम, जो 50 वर्ग मीटर से अधिक हैं, क्रमशः उसका और लता का कमरा हैं। अगर कृति ने इसे देख लिया तो समझाना मुश्किल होगा। जाओ और अपनी चीज़ें समेटो, मैं उसे रोकूंगी। लता ने श्रेया को धक्का दिया और कृति की ओर चली गई, जो तस्वीरें ले रही थी। अध्याय 87 नर्म शब्दों से भूत को मनाना मुश्किल। कृति चौहान ने घर को ऐसे देखा जैसे उसने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। उसने अपना फ़ोन उठाया और तस्वीरें लीं, हर एक तस्वीर में वह खुद थी और कमरा था। वह किसका बेडरूम है? कृति ने एक बेडरूम की ओर इशारा किया। लता का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जल्दी से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह एक कदम पीछे रह गई। कृति ने पहले ही मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया था और पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। नज़रों के सामने एक विशाल चमड़े का बिस्तर था। यह बिस्तर इतना बड़ा था कि इसमें कम से कम 5 लोग आसानी से समा सकते थे।
आराम और मनोरंजन क्षेत्र में एक अर्धवृत्त में व्यवस्थित चमड़े के सोफों का सेट था, बीच में एक ऑब्सीडियन कॉफ़ी टेबल जो एक विशाल प्रोजेक्शन स्क्रीन की ओर था, और इसके बगल में पेशेवर ग्रेड ऑडियो उपकरण थे। पूरे मास्टर बेडरूम की व्यवस्था 5 सितारा होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट जैसी थी। बहुत शानदार, कृति ने अपने आप से बुदबुदाया। उसकी आंखें फिर से क्लोकर रूम की ओर खींच गईं। लता ने जल्दी से कमरे की जांच की, लक्ष्य चंद्रा की चीज़ें ढूंढीं। सौभाग्य से वहां एक डिब्बे को छोड़कर कुछ भी नहीं था। तब उसने राहत की सांस ली। कृति का मास्टर बेडरूम में इधर उधर दौड़ना श्रेया को कुछ समय खरीदने में मददगार साबित हुआ, इसलिए लता इसे होने देने में खुश थी। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध लीं, दरवाजे पर टेक लगाए और कृति को चुपचाप क्लोकर रूम में, फिर बाथरूम में तस्वीर लेने, फिर बालकनी में तस्वीर लेने और आश्चर्य से चिल्लाने में व्यस्त और खुश देखा। हाय! कृति जितनी उत्साहित हो रही थी, लता उतना ही आह भर रही थी। मुझे नहीं पता कि जब उसे पता चलेगा कि यह घर लक्ष्य चंद्रा का है तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। लता ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत रोचक होगा। 10 मिनट बाद संतुष्ट कृति मास्टर बेडरूम से बाहर निकली और चारों ओर देखा। लता दीदी, मेरी दीदी कहाँ हैं? वह, लता ने लापरवाही से कहा, शायद बाथरूम में है। वैसे तुम स्कूल में हाल में कैसी हो? क्या तुमने कोई प्रेमी ढूंढा? लता दीदी, मेरे पिछले प्रेमी से ब्रेकअप हो गया और मैं अब कोई रिश्ता नहीं चाहती। जब से कृति अंदर आई थी, उसे लगा कि घर बहुत साफ और व्यवस्थित था और हर जगह एक सुनसान और वीरान भाव था। लता दीदी, आप यहाँ कब से हैं? क्या श्रीमान एच कभी इस घर में रहने वापस आएंगे? यहाँ जीवन का कोई निशान क्यों नहीं है? लता ने पानी डालते हुए रुककर कहा, वे आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं और यहाँ शायद ही कभी रहने आते हैं। मैं भी अभी अभी यहाँ आई हूँ। अरे! कृति हैरान रह गई। इसका मतलब था कि उसे नहीं पता कि वह दूसरों से कब आमने सामने मिल पाएगी। लता दीदी, आपका श्रीमान एच के साथ क्या रिश्ता है और आप यहाँ कैसे आईं? कृति ने जानबूझकर पूछा। वह पहले से ही सोच रही थी कि लता को रखा गया है, लेकिन वह प्रक्रिया के बारे में जानना चाहती थी ताकि वह खुद कार्रवाई कर सके। लता को बेशक कृति का उद्देश्य पता था और उसने सच कहा, मैं उनकी नौकरानी हूँ जो कमरे की सफाई और व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। मुझे डर है कि उन्हें मेरे दैनिक जीवन की देखभाल, व्यक्तिगत देखभाल और यहाँ तक कि घुटनों के बल सेवा भी देनी होगी। कृति ने मन ही मन शिकायत की। अगला कदम वेतन के बारे में पूछना था। वे आपको प्रति माह कितना भुगतान करते हैं? 20,000 प्रति माह। यह कैसे संभव है? क्या आपने एक अंक छोड़ दिया? कृति को विश्वास नहीं हुआ कि इतना धनी व्यक्ति इतनी कम रखवाली राशि दे सकता है। ओह, समझ गई। आप वेतन की बात नहीं कर रही हैं, आप ये बता रही हैं कि रखवाली के लिए कितना खर्च होगा। लता ने स्पष्ट रूप से कहा, तुम गलत हो। मैं यहाँ ईमानदारी से काम करने के लिए हूँ। यह उतना जटिल नहीं है जितना तुम सोच रही हो। ओह, समझ गई। लता ने अचानक समझने का भाव दिखाया। आपको लगा कि मैं आपकी रखवाली करने वाली हूँ और इसलिए यहाँ रहने लगी। तो क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको किसी से मिलवाऊँ? कृति का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लता इतनी स्पष्ट होगी, लेकिन उसने जल्दी ही अपने भाव को बदलकर ईर्ष्या का दिखाया। हाँ, लता दीदी, मैं वाकई चाहती हूँ। क्या आप मुझे किसी से मिलवा सकती हैं? लता ने मन ही मन शिकायत की। क्या मुझे परिचय कराने की ज़रूरत है? तुम और वह बहुत परिचित हो। कम से कम कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं देखीं। लेकिन उसने कहा, मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, मेरे पास ये क्षमता नहीं है। अभी भी नाटक कर रही हो? कृति गुस्से में थी। तो मुझे बताओ कि श्रीमान एच कैसे दिखते हैं और उनकी उम्र कितनी है? क्या ये ठीक है? इसके लिए तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं, तुम उन्हें देखते ही पहचान लोगी। कृति को ये शब्द परिचित लगे, जैसे कि लवन्या ने भी यही कहा था। नहीं, क्या रखवाली के बाद बोलने का तरीका भी एक जैसा हो जाता है? पिछली बार उसने सिर्फ सुना था, लेकिन अब कृति अपने दिमाग में उन सभी लोगों को याद करने लगी जिन्हें वह जानती थी, लेकिन लंबे समय तक सोचने के बाद भी कोई ऐसा नहीं था जो इन अरबपतियों की पहचान से मेल खाता हो। लता दीदी, कृपया मुझे सीधे बता दें, कृपया। समझ न पाने पर श्रेया ने सीधे पूछा। लता ने आह भरी और आखिरी सलाह देने का फैसला किया। कृति, मेरा मानना है कि तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें वह नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो। सबसे अच्छा यह है कि जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौट जाओ और मेहनत से पढ़ाई करो। कृति का चेहरा बदल गया। क्या उसे डर था कि वह उसके साथ होड़ करेगी? वह मेरी बहन की अच्छी दोस्त है, लेकिन वह मुझे यह मौका भी नहीं दे रही। लवन्या उससे कई गुना बेहतर है। इस समय उसे फिर से लवन्या की दयालुता महसूस हुई। लता दीदी, चिंता न करें, मैं आपके साथ होड़ नहीं करूंगी। मैं वाकई सिर्फ श्रीमान एच से मिलना चाहती हूँ। मेरे पास कोई और मंशा नहीं है। कृति ने अपने मन में जो भी सोचा, उसने कमजोरी दिखाने वाले शब्द कहे। कॉलेज जाने से पहले वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी थी, परिवार की छोटी राजकुमारी जिसे सब कुछ मिला हुआ था, बेपरवाह जीवन जी रही थी और उसे पैसे का मतलब नहीं पता था।
लेकिन जब से उसके माता पिता दिवालिया हो गए, वह स्वर्ग से नरक में गिर गई। तब उसे धीरे धीरे समझ आया कि बिना पैसे के इस समाज में कहीं जाना मुश्किल है, इसलिए उसे अपनी भावनाओं और शरीर को पैसे के लिए बेचने में कुछ भी गलत नहीं लगा। भले ही गलतियां थीं, उसका इसमें कोई दोष नहीं था, क्योंकि यह उसके दुखद अतीत की वजह से था। वह गलत नहीं थी। लता ने उसकी टिमटिमाती आंखों को देखा और जान गई कि वह अब उसे मना नहीं सकती। उसने आह भरी, ये तुम पर है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी मदद करना असंभव है। मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। तुम निश्चित रूप से पछताओगी। मैं समझ गई, लता दीदी। कृति ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें चुपके से मास्टर बेडरूम की ओर देख रही थीं। वह खुद को यहाँ की मालकिन बनने और फिर लता को भगाने की कल्पना कर रही थी। इस समय सामने का बेडरूम का दरवाज़ा खुला और श्रेया बाहर निकली। दीदी। श्रेया रुकी, खुद को शांत करने की कोशिश की और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? कृति ने उत्सुकता से सिर झुकाया, ये देखना चाहती थी कि कमरा कैसा है। क्या वह लता दीदी का कमरा है? नहीं, मेरा कमरा अगला है। कृति अगले कमरे में गई और बेडसाइड टेबल पर लता की तस्वीर देखी। यह एक तस्वीर की तरह लग रहा था और बहुत सेक्सी था। तुम अभी भी कह रही हो कि तुम्हें रखा नहीं गया है, लेकिन कौन सी नौकरानी बेडरूम में रहती है? यहाँ स्पष्ट रूप से एक नौकरानी का कमरा है और ये तथ्य कि लता इस कमरे में रहती है जो दूसरा मास्टर बेडरूम जैसा दिखता है, सब कुछ बता देता है। कृति के मन में एक अकथनीय संदेह पैदा हुआ और वह फिर से बाहर निकली, सीधे अपनी बहन के पीछे का कमरा खोल दिया। अध्याय 88 अपनी बहन के खिलाफ साजिश। कृति चौहान ने दरवाज़ा धक्का दिया और एक खाली बेडरूम देखा। बर्फ जैसी सफ़ेद चादरें बिना किसी सिलवट के चिकनी थीं और कुछ हरे पौधों के गमलों को छोड़कर हर जगह खाली थी। पूरा कमरा ऐसा था जैसे कभी बसा ही नहीं, एक मॉडल रूम की तरह साफ। यहाँ कोई नहीं रहता। उसने अपनी पीछे खड़ी बहन की ओर मुड़ी और भौहें सिकुड़कर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? श्रेया चौहान का दिल धड़क गया। वह वाकई झूठ बोलने में अच्छी नहीं थी, खासकर अपनी बहन के सामने। उसकी सबसे अच्छी दोस्त लता लुथरा ने तुरंत कहा, तुम्हारी दीदी मेरी सफाई में मदद कर रही थी। इतना बड़ा घर है और कभी कभी मैं अकेले इसे संभाल नहीं पाती। हाँ, कृति ने संदेह के साथ सिर हिलाया। वह जैसे ही मुड़ने वाली थी, उसकी नज़र अचानक बिस्तर के 3 टुकड़े सेट पर पड़ी और उसके दिमाग में एक सवाल उभरा। बिस्तर का 3 टुकड़ा सेट स्पष्ट रूप से बिस्तर से मेल नहीं खाता था। वह धीरे धीरे बिस्तर की ओर गई और चादर को छुआ जो स्पष्ट रूप से एक साइज छोटी थी। ये बिस्तर सेट इतना परिचित क्यों लगता है? ये सुनकर श्रेया की उंगलियां अनायास सिकुड़ गईं। उसे तब याद आया कि उन्होंने पिछले साल अपने गृहनगर में ये बिस्तर सेट एक साथ खरीदा था। दीदी, क्या तुम यहाँ रहती हो? कृति ने अपनी बहन को घूरा। जब आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती तो कई छोटे विवरण आसानी से नज़रअंदाज हो जाते हैं और इसके विपरीत कई विवरण अनंत रूप से बढ़ जाते हैं। अब कृति के लिए कुछ भी असामान्य उसका संदेह बढ़ाएगा। श्रेया कुछ देर चुप रही, फिर सीधे सिर हिलाया। हाँ, लता बस एक बहाना बनाने वाली थी ताकि वह बच निकले, लेकिन अचानक श्रेया ने सीधे स्वीकार कर लिया। उसने सिर घुमाया और उसे अवाक देखा। नहीं दीदी, तुम बहुत जल्दी बदल गईं। क्या तुम वाकई यहाँ रहती हो? कृति ने बस यूं ही पूछा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। अचानक वह दृश्य उसके दिमाग में आया जहाँ प्रवेश नियंत्रण प्रणाली ने सीधे चेहरा पहचाना था और उसे तुरंत समझ आ गया। वह अनायास बोल पड़ी, दीदी, क्या तुम भी श्रीमान एच द्वारा रखी गई हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं यहाँ कमरे की सफाई में मदद करने के लिए हूँ। श्रेया चिल्लाए। फिर से नौकरानी? हाँ, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? नौकरानी? कृति ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, दीदी, JBALPUR यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी कब इतनी गिर गई कि उसे नौकरानी बनना पड़ा? कैंपस ब्यूटी में क्या गलत है? वह सिर्फ सुंदर है, इसमें कितनी बड़ापन हो सकता है? सच कहें तो श्रेया काफ़ी आत्मविश्वास में थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ काम करती हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये तुम पर है। काम? कृति अचानक जोर से हंस पड़ी। उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला और पूछा, चूंकि तुम यहाँ रहती हो, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? वह मुड़ी और ड्रेसिंग टेबल की ओर इशारा किया। तुम्हारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स कहाँ हैं? क्या तुमने उन्हें समेट लिया? अगर यह वाकई सिर्फ काम था तो तुमने मुझसे ये क्यों छिपाया? लता ने बीच में कहा, तुम्हारी दीदी की चीज़ें मेरे कमरे में हैं। हम एक कमरा साझा कर सकते हैं। कृति ने बेशक विश्वास नहीं किया। ओह, तो मैंने अभी लता दीदी के कमरे में केवल उनकी चीज़ें क्यों देखीं? वह धीरे धीरे श्रेया की ओर बढ़ी। दीदी, तुम एक विशेष नौकरानी के रूप में काम नहीं कर रही हो, है ना? इसलिए तुमने जानबूझकर मुझसे छिपाया और नहीं चाहती थी कि मुझे पता चले कि तुम्हें किसी ने रखा है। श्रेया का चेहरा गुस्से से सफ़ेद पड़ गया। मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या मैं बकवास कर रही हूँ? कृति की मुस्कान तुरंत ठंडी हो गई। क्या मैंने सही कहा तो तुम गुस्सा हो गईं? कोई बात नहीं दीदी।
श्रीमान एच की प्रेमिका होना उन गरीब लड़कों से शादी करने से बेहतर है। मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। चूंकि इसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता था, श्रेया और कुछ नहीं कहना चाहती थी। गलतफहमी ही सही। ये देखकर कि उसकी दीदी ने उसे नज़रअंदाज किया, कृति ने अचानक श्रेया का हाथ स्नेह से पकड़ा और उसका भाव उदास से उज्ज्वल हो गया। दीदी, चूंकि तुम पहले ही ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हो, क्यों न मुझे भी किसी से मिलवाओ? क्या हम बहनों को फायदा नहीं होगा? श्रेया ने अचानक उसका हाथ झटक दिया, उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। कृति चौहान, तुम मुझे घृणा करने पर मजबूर कर रही हो। मुझे घृणा? कृति की मुस्कान तुरंत ठंडी हो गई। तुम क्या हो? तुम सतह पर शरीफ बनने का नाटक करती हो, लेकिन चुपके से वही काम करती हो जो मैं करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो कम से कम मैं खुलेआम और ईमानदारी से। बस करो। क्यों? मैंने सही कहा तो तुम गुस्सा हो गईं। इसमें कोई बात नहीं, दीदी। श्रीमान एच की प्रेमिका होना उन गरीब लड़कों से शादी करने से बेहतर है। मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। श्रेया इतनी गुस्से में थी कि वह कृति को थप्पड़ मारना चाहती थी। उसने 1 साल तक मेहनत से पार्ट टाइम काम किया था और ज़्यादातर पैसे बचाए थे और उसका कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया था। उसके पास सिर्फ 2000 रुपये बचे थे उसके रहने के खर्च के लिए, और अब उसने वह सब उसे दे दिया था। बदले में उसे अपनी बहन की घृणा और उपहास मिला। वह गुस्से और क्रोध में कैसे नहीं हो सकती थी? ये देखकर कि वह कुछ नहीं कह रही थी, कृति का चेहरा और ठंडा हो गया। या तो तुम मुझे अपने प्रायोजक से मिलवाओ, या मैं मम्मी पापा को बताऊंगी कि उनकी सबसे गर्व करने वाली बेटी अब एक रखेल है। लता इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। कृति, तुम अपनी दीदी के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। उसने ऐसा। ठीक है लता दीदी, तुम्हें यहाँ नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कौन सी अच्छी चीज़ हो? मैं? लता गुस्से में हंसी और उसके साथ बहस करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी। तभी एक तड़कने की आवाज़ सुनाई दी। कृति के चेहरे पर एक स्पष्ट थप्पड़ का निशान दिखाई दिया। यहाँ से निकल जाओ। श्रेया ने दरवाजे की ओर इशारा किया। कृति ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। उसकी बड़ी दीदी, जो बचपन से हमेशा उसकी बात मानती थी, ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम इंतज़ार करो और मम्मी पापा को समझाओ। कृति, लता उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन श्रेया ने उसे रोक लिया। उसे जाने दो। श्रेया ने सिर हिलाया। वह अब मेरी कोई बात नहीं सुनेगी। ये कहने के बाद श्रेया को अचानक सारी ताकत छोड़ गई और वह ज़मीन पर ढह गई, आखिरकार अपने आंसुओं को रोक न सकी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी बहन के दिल में ऐसी इंसान बन जाएगी। लेकिन अगर उसने वाकई तुम्हारे मम्मी पापा को बता दिया, तो तुम क्या समझाओगी? आखिरकार अगर मैं इसमें शामिल न होती तो मुझे भी विश्वास नहीं होता। लता थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि वह जानती थी कि श्रेया के माता पिता बहुत सख्त हैं। सच बताऊंगी। हाय भगवान! लता ने निराश होकर अपने माथे पर थप्पड़ मारा। अगर श्रेया और लक्ष्य चंद्रा के बीच की बात सच बताई गई तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सच कहना कुछ न कहने के बराबर था। इस समय कृति गुस्से में लिफ्ट में जा रही थी। वह दांत पीस रही थी और सोच रही थी कि अपने माता पिता से शिकायत कैसे करनी है। नहीं सिर्फ मम्मी पापा को नहीं, बल्कि रिश्तेदारों को भी पता होना चाहिए कि श्रेया चौहान वास्तव में कौन है। उसके माता पिता के स्वभाव को देखते हुए वे निश्चित रूप से बिना हिचकिचाए JBLPUR आएंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में श्रेया हमेशा एक अच्छी लड़की रही है और वे कभी नहीं चाहेंगे कि वह बुरी चीज़ें सीखे। उस समय मुझे बस इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि मेरी दीदी कैसे नाटक करना जारी रखती है। अध्याय 89। जया नायर चाहती है प्यार में पड़ना। डडडा। शाम के करीब 7 बजे लक्ष्य चंद्रा और शालिनी जवेरी अलग हुए, अपने हाथ जेब में डाले और धीरे धीरे टहलने लगे। उनके हर कदम जानबूझकर छोटे थे। आखिरकार सिस्टम केवल कदमों की संख्या गिनता है, न कि यह निर्दिष्ट करता कि एक कदम कितना लंबा होना चाहिए। पहले की जल्दबाजी में डिलीवरी के समय की तुलना में यह आरामदायक टहलना स्पष्ट रूप से कहीं अधिक सुकून देने वाला था। वह जाबलपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक नीचे की सुविधा दुकान में घुसा और एक मिनरल वाटर की बोतल उठाई। कैशियर पर दुकानदार ने उत्सुकता से उस ग्राहक को देखा जो दुकान में 3 चक्कर लगा चुका था। छात्र, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? अरे नहीं। लक्ष्य ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर जानबूझकर 2 चक्कर और लगाए और फिर बिल चुकाने गया। इन छोटी छोटी हरकतों ने चुपके से उसके कदमों की संख्या को 30 से ज़्यादा बढ़ा दिया। नीचे की सुविधा दुकान से बाहर निकलकर लक्ष्य ने जाबलपुर यूनिवर्सिटी झील किनार के साथ टहलना जारी रखा। वह जिम में कदमों की संख्या बढ़ाने नहीं गया, क्योंकि हालांकि उच्च तीव्रता वाला व्यायाम तेजी से कदम बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी शारीरिक ताकत को देखते हुए वह इसे लंबे समय तक नहीं कर सकता था। यह आरामदायक टहलना शरीर को थकाए बिना कार्य पूरा कर सकता था। 29,500। लक्ष्य ने समय देखा और नदी के किनारे एक और चक्कर लगाने का फैसला किया।
जैसे जैसे समय बीतता गया, आखिरकार लक्ष्य के फोन से एक डिंग की आवाज आई। वह रुका और फोन स्क्रीन पर प्रदर्शित संख्या को संतुष्टि के साथ देखा। आज के कदमों की संख्या 30,003 थी। काम खत्म। कार्य पूरा करने के बाद लक्ष्य ने अंगड़ाई ली और यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। वह आज तारा को अतिरिक्त ट्यूशन देने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसने सुबह ही ऐसा कर लिया था। मिठाई दुकान से गुजरते समय उसने सोचा और दरवाजा खोलकर एक केक खरीदा ताकि वह और श्रेया चौहान अपने नए घर में स्थानांतरण का जश्न मना सकें। जब लक्ष्य केक लेकर बाहर निकला तो वह ज़्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक जबलपुर यूनिवर्सिटी झील किनार पर एक बेंच पर गुलाबी बालों वाली एक आकृति दिखी। उसके पैरों के पास कई बियर की बोतलें भी थीं। जया नायर। गुलाबी बाल आम नहीं हैं और लक्ष्य केवल जया नायर के बारे में सोच सकता था। वह अनजाने में अपनी गति धीमी कर दी और धीरे धीरे नजदीक आया। जया नायर, लक्ष्य ने संकोच के साथ पुकारा। बेंच पर बैठी आकृति हिली और आवाज सुनकर मुड़ी। एक परिचित चेहरा मेरे सामने प्रकट हुआ। ये वाकई जया नायर थी, लेकिन उसके गाल नशे से लाल थे, उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसके हाथ में आधी बियर की कैन थी। तुम इतनी नशे में कैसे हो गई? लक्ष्य उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। जया ने धुंधली आंखों से देखा और उसकी फैली हुई पुतलियां कई सेकंड तक लक्ष्य के चेहरे पर टिकी रहीं, फिर अचानक चमक उठीं। लक्ष्य चंद्रा, उसकी आवाज नशे में थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से शालिनी को ढूंढने आए हो? क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? लक्ष्य उसकी शत्रुता से हंसते हंसते रह गया। बहन, मैंने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। तुम यहाँ बैठकर नशे में दुख क्यों डुबो रही हो? ठीक है, मैं गलत थी, ठीक है, जल्दी वापस चलो। गलत? जया ने होंठ बिचकाए और कहने वाली थी कि तुमने मेरी मौसी के साथ ब्रेकअप कर लिया और केवल शालिनी के साथ डेटिंग की, लेकिन अचानक उसे अपनी मौसी के लिए दुख हुआ। वह शालिनी को भी बताना चाहती थी कि तुमने शालिनी के साथ ब्रेकअप कर लिया और केवल मेरी मौसी के साथ डेटिंग की, लेकिन उसे भी दुख हुआ। अंत में जया इतनी नाराज हो गई कि उसने दांत पीस लिए और फिर से लक्ष्य पर निशाना साधा। पाखंडी बनना बंद करो, फिर लावण्या चौहान के साथ ब्रेकअप करो और उस छोटी हरी चाय के साथ कोई संबंध न रखो। वह इतनी उत्तेजित हो गई कि वह बेंच से लगभग गिर पड़ी। लक्ष्य ने जल्दी से उसे सहारा दिया। तब उसने जया की आज की पोशाक पर ध्यान दिया। उसका हमेशा का नाजुक मेकअप थोड़ा बिगड़ गया था और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कि वह रो चुकी हो। मुझे छोड़ो। जया ने जोर से उसे धक्का दिया, लेकिन क्योंकि वह नशे में थी, उसमें ताकत नहीं थी और वह लक्ष्य की बाहों में गिर गई। उसके शरीर से शराब की तीव्र गंध और हल्की परफ्यूम की खुशबू का मिश्रण था, जो काफी अच्छा लग रहा था। तुमने कितना पिया? लक्ष्य ने उसके पैरों के पास की कैन को देखा और पाया कि 3 कैन खाली थीं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता? जया ने उठने की कोशिश की। तुम्हें जाकर लावण्या चौहान की देखभाल करनी चाहिए। लक्ष्य हैरान था, मुझे उसकी देखभाल क्यों करनी चाहिए? हम क्या तुम दोनों ने चूमा चाटी में मजा नहीं लिया? जया ने कैन उठाए और एक और घूंट लिया। नहीं, तुम्हें कैसे पता? क्या ये? हाँ, तो क्या, मैंने बस झांक लिया। किसने तुम्हें उस जगह पर ऐसा करने को कहा? जया ने ज्यादा पी लिया था और नशे में बोल्ड हो गई थी, और आखिरकार उसने अपने दिल का राज बता दिया। मैं कहता हूँ, अगर तुम झांकना चाहती हो तो झांक लो। क्या सचमुच नशे में डुबोने की जरूरत है? जया ने अचानक सिर उठाया और लक्ष्य को धुंधली नजरों से घूरा। अपने आप को इतना आत्ममुग्ध मत समझो। तुम्हें लगता है मैंने इसके लिए पिया? मैंने पिया क्योंकि वे मुझ पर हंसे। कौन तुम पर हंस रहा था? जया ने डकार ली और नशे में सिर हिलाया। मेरे रूममेट्स वे हर समय अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। जब भी मैं बोलती हूँ वे मुझ पर हंसते हैं कि मैंने कभी प्यार नहीं किया और कहते हैं एक अनुभवहीन लड़की को क्या पता। लक्ष्य लगभग हंस पड़ा। तो बस इसके लिए? हाँ, क्या ये काफ़ी नहीं? कभी प्यार न करने में क्या गलत है? जया अचानक खड़ी हो गई और उसने लक्ष्य के सीने पर थपथपाया। मेरे पास बहुत सारे सिद्धांत हैं और मेरे पास सबूत हैं। बोलते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला, कुछ स्वाइप किया और फिर उसे लक्ष्य के सामने रखा। देखो, स्क्रीन पर एक दस्तावेज था जिसका शीर्षक था कैनन किंग मार्गदर्शिका। लक्ष्य ने करीब से देखा और लगभग खून की उल्टी कर दी। सामग्री में उसका नाम कहीं नहीं था, फिर भी हर वाक्य में उसका जिक्र था। ये स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख था। तुम? लक्ष्य का मुंह फड़का, सीधे मेरा नाम क्यों नहीं लिख दिया? जया ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। कैसा है? मेरी लेखन शैली डकार पेशेवर है ना? शानदार। लक्ष्य को नहीं पता था कि वह किस बात पर इतनी गर्वित थी, लेकिन जब तक वह खुश थी ठीक था। मैं मानता हूँ, और मत पियो। लक्ष्य ने आह भरी, केक को एक तरफ रखा और उसे सहारा देना चाहा। मैं तुम्हें हॉस्टल वापस ले चलता हूँ। मैं वापस नहीं जा रही। जया अचानक उत्तेजित हो गई। अगर मैं वापस गई तो वे फिर से मुझ पर हंसेंगे। तो तुम बस एक बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेती? लक्ष्य समझ गया कि यह छोटी जंगली बिल्ली प्यार करना चाहती थी। जया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक उसने लक्ष्य का कॉलर पकड़ा और अपना चेहरा उसके करीब ले आई। लक्ष्य, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो?
उसका चेहरा बिल्कुल करीब था और उसकी सांसों से शराब की गंध आ रही थी। बस एक दिन के लिए ठीक है, मुझे इसका अनुभव करने दो। तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। लक्ष्य अब भाग जाना चाहता था। वह इस बूढ़ी औरत को उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। मैं नशे में नहीं हूं। जया ने जिद की, क्या तुम जानते हो कितने लोग मेरा पीछा कर रहे हैं? और तुमने वास्तव में मुझे ठुकरा दिया। लक्ष्य, मैं तुमसे लड़ूंगी। बोलते हुए उसने मुंह खोला और लक्ष्य के हाथ पर काट लिया। हिस, मुंह बंद करो। नहीं, बस छोड़ दो। वो, मैं समझ गया, उसने कहा मैं नहीं। तुम कुत्ते हो, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। वो, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 90। परिवार का दूसरा सदस्य जल्द ही आ रहा है। छोड़ दो। वो, मैं गलत था। वो, लक्ष्य दर्द से मुंह बनाता रहा, अगर तुम नहीं छोड़ती तो मैं सचमुच तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तुम कल खाना खाने के लिए दांत नहीं रखोगी। हम हाँ। जया ने आखिरकार हार मान ली। इस मौके का फायदा उठाकर लक्ष्य ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और वहां से चला गया। मैं जा रहा हूं, वापस जाओ और सावधान रहो। तुम फिर से मेरी मौसी को धोखा देना चाहते हो। रुको। लक्ष्य रुका और पीछे मुड़ा। तुम क्या बात कर रही हो? क्या मैं घर जा सकता हूँ? जया लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई और अपने फोन को हिलाया। तुम भाग क्यों रहे हो? तुम इतने अपराधी क्यों दिख रहे हो? इतनी जल्दी किसी और को चूमने के लिए उत्सुक हो? लक्ष्य ने अपने हाथ के पीछे रगड़ा जहां दांतों के निशान थे। मैं इतना उत्सुक क्यों हूं? मुझे डर है कि अगर मैं और रुका तो कुत्ते के काटने से मर जाऊंगा। तुम ही कुत्ते हो। जया ने गुस्से में पैर पटका। किसने तुम्हें इतना धोखेबाज बनने को कहा? तुम्हें पता है मैं धोखेबाज हूं और फिर भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं। लक्ष्य हंसते हुए गुस्सा हो गया। क्या तुम पागल हो? जया ने अपनी नशे में डूबी आंखों से लक्ष्य को कुछ सेकंड तक घूरा, फिर अचानक अपने फोन का फोटो एल्बम खोला और उसे लक्ष्य के सामने उठाया। देखो, यह क्या है? लक्ष्य ने झुककर देखा और स्क्रीन पर नंबर 1 हवेली के बालकनी पर अपने और लावण्या चौहान के चूमने की तस्वीर देखी। लक्ष्य को उम्मीद नहीं थी कि तस्वीरें भी थीं। तुम चोर जो दूसरों की तस्वीरें चुपके से लेती हो, मेरे लिए इन्हें हटा दो। मैंने कुछ चुपके से तस्वीरें ली तो क्या? जया नशे में 2 कदम पीछे हटी। पहले तुमने शालिनी को फंसाया, फिर मेरी मौसी को और फिर लावण्या चौहान को। तुम धोखेबाज हो, धोखेबाज और बड़े शॉट। मैं धोखेबाज नहीं हूं, लेकिन तुम हो। लक्ष्य आगे बढ़ा और फोन छीनने की कोशिश की। दूसरों के मामलों में दखल मत दो, इसे तुरंत हटा दो। क्या तुम डर गए? जया ने नशे में और तेजी से प्रतिक्रिया दी और तुरंत फोन को अपने कब्जों में डाल लिया। क्या तुम डरते हो कि शालिनी इसे देख लेगी? तो मैं इसे उसे दिखाऊंगी ताकि वह तुम्हारा असली चेहरा देख सके। लक्ष्य रुका और अचानक महसूस किया कि अगर जया इसे दूसरों को दिखाना चाहती तो वह अब तक दिखा चुकी होती। अब तक इंतजार क्यों करती? हालांकि ये केवल तब सच है जब व्यक्ति होश में हो। नशे में व्यक्ति का दिमाग साफ नहीं होता और वह उत्तेजित अवस्था में होता है, इसलिए वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए पहले उसे शांत करना होगा। लक्ष्य ने तुरंत मुस्कान डाली और कहा, जया, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। इस बारे में बात करते हैं। क्या बात करनी है? जया ने डकार ली और फोन को अपने कब्जों में वापस डाला। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, तुम धोखेबाज। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? लक्ष्य धीरे धीरे नजदीक आया। देखो, मैंने तो तुम्हारी मौसी को भी धोखा नहीं दिया, तुम ये जानती हो। जया ने सिर झुकाया और सोचा। उसकी नशे में डूबी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह बात सही लगी। ऐसा लगता है? हाँ, तो मुझे फोन दो और मैं किसी को बुलाता हूँ तुम्हें लेने के लिए, ठीक है? लक्ष्य ने हाथ बढ़ाया। उसका लहजा ऐसा था जैसे वह किसी बच्चे को मना रहा हो। जया ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर अचानक सतर्क हो गई। नहीं, तुम निश्चित रूप से तस्वीरें हटाना चाहते हो। वह मुड़ी और भागने वाली थी, लेकिन नशे में होने के कारण लड़खड़ा गई। लक्ष्य ने मौका देखकर उसे पकड़ लिया और उसकी नज़र जल्दी से कॉलर के जरिए फोन की जगह पर टिक गई। धप। जया ने उसका हाथ मारा और कहा, तुम बदमाश, तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बचा रहा हूं। लक्ष्य ने बेबसी से अपना हाथ खींच लिया। जया ने होंठ बिचकाए। उसका भयंकर दे ब्याओकिंग अचानक बदल गया। जब तक तुम मेरी एक शर्त मान नहीं लेते तब तक मैं तस्वीरें नहीं हटाऊंगी। क्या शर्त? एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो। जया ने नशे में इशारा किया। लक्ष्य ने माथा पकड़ लिया। फिर से शुरू हो गया। अगर तुम नहीं मानते तो मैं तस्वीरें कैंपस फोरम पर पोस्ट कर दूंगी। जया ने नाटक करते हुए फोन निकालने का इशारा किया। ठीक है, ठीक है। लक्ष्य ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा। मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन तुम्हें तस्वीरें हटानी होंगी। जया ने गर्व से मुस्कुराया और अपनी छोटी उंगली बढ़ाई। पक्का? लक्ष्य ने अनिच्छा से उससे हाथ मिलाया। नतीजतन जया ने अगले शब्दों में चौंकाने वाली बात कही, और मुझे होटल में ले जाओ और एक कमरा ले लो। कमरा लेना? लक्ष्य हंसते हंसते रह गया। कमरा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम क्या कह रही हो? तुम भी मुझे का मांगते हो?
जया ने अपने छोटे नुकीले दांत दिखाए। नहीं, लक्ष्य ने बार बार हाथ हिलाए। मेरा मतलब है, क्या तुम्हें पता है कि एक लड़के और लड़की का होटल में एक साथ जाना क्या मतलब रखता है? जया लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई, गंभीर दिखते हुए। बेशक मुझे पता है, उसने डकार ली, लेकिन मैं बस उन रूममेट्स को दिखाना चाहती हूँ जो मुझ पर हंसते हैं कि मैं, जया नायर, मिनटों में बॉयफ्रेंड ढूंढ सकती हूँ। बस इसके लिए। लक्ष्य जल्दी से 2 कदम पीछे हटा। कल जब तुम होश में आओगी, तुम मुझे मार डालोगी। क्या तुम कानून को उकसाने की कोशिश कर रही हो? वह जया को उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। ये छोटी जंगली बिल्ली सचमुच पागल होने पर काट सकती थी। मैं नहीं करूंगी। जया ने अपने गुलाबी बाल खरोंचे और अचानक और करीब झुकी। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहती हूँ? इतना आत्ममुग्ध मत बनो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करना। हम बस एक तस्वीर ले रहे हैं और चले जाएंगे। लक्ष्य ने बेबसी से आह भरी। नहीं, इस मामले पर बातचीत नहीं हो सकती। बस एक तस्वीर लेना और चले जाना। बेहतर है न जाया जाए। नहीं जा रहे। जया ने इस बार सीधे अपना फ़ोन निकाला, जैसे कि वह गंभीर थी। तो मैं अभी तस्वीरें शालिनी को भेज दूंगी। नतीजतन उसने एक को मजबूती से नहीं पकड़ा और वह धपा से जमीन पर गिर गया। लक्ष्य ने जल्दी से उसे उठाया और जल्दी से खोला, लेकिन भूल गया कि उसे पासवर्ड चाहिए। मुझे वापस दो। जया बिल्ली की तरह उस पर झपटी, लगभग लक्ष्य पर लटक गई। अच्छा भला, यहाँ का हंगामा तुरंत कई गुजरने वाले छात्रों का ध्यान आकर्षित कर गया। मेला खाने वालों की भीड़ देश में हर जगह होती है। वाह, क्या ये लाइव होने वाला है? एक गुजरने वाला लड़का सीटी बजाता हुआ बोला। लक्ष्य जया को अपने शरीर से उतारना चाहता था, लेकिन छोटी जंगली बिल्ली कोआ की तरह उससे और कसकर चिपक गई। लगभग 1 दर्जन छात्र मजा देखने के लिए इकट्ठा हो गए, और कुछ ने तो अपने फ़ोन निकालकर सीन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वाह, इतना रोमांचक है। हाँ, इतनी रात को झील के किनारे इतना रोमांचक खेल। वह लड़की इतनी खूबसूरत है। मुझे नहीं लगा था कि वह इतनी खुली होगी। तुम्हें पता है, जितनी अच्छी गाड़ी उतनी तेज चलती है। लगातार हुटिंग ने लक्ष्य की भौहें चढ़ा दीं। जया पूरी तरह से बेखबर थी और उसके कान में बड़बड़ाती रही, मुझे होटल ले जाओ, वरना मैं तुम्हारी तस्वीरें भेज दूंगी। बस करो। लक्ष्य ने अपनी आवाज़ धीमी की। इतने सारे लोग देख रहे हैं। मुझे परवाह नहीं। जया ने अचानक अपनी आवाज़ ऊंची की। तुमने वादा किया था कि मुझे होटल ले जाओगे। नानी की। लक्ष्य डर गया। चलो। ये कहकर उसने जल्दी से जया को उठाकर ले गया। बस एक होटल का कमरा है, कौन किससे डरता है? अरे अरे अरे, इतनी जल्दी कमरा लेने की क्या ज़रूरत? आराम से भाई, चलो। सुरक्षा उपाय करना याद रखना और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला खरीदना। जिसने भी इस्तेमाल किया उसने कहा यह अच्छा है। पीछे से हंसी और सीटियों की आवाज़ें आईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 91। तस्वीरें लेना। लक्ष्य का चेहरा गहरा था और उसने जया को आधा खींचते हुए आधा उठाकर जाबलपुर यूनिवर्सिटी के पास मोटल में ले गया। रिसेप्शनिस्ट ने नशे में धुत जया को देखा और जानबूझकर मुस्कुराए। उसने पूछा, किंग रूम? लक्ष्य ने सीधे कहा, स्टैंडर्ड रूम। इस पल जया ने अचानक अपना हाथ उठाया। बड़े बेड वाला कमरा, मैं गोल बेड चाहती हूँ। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट ने हंसी दबाई, चेक इन किया और रूम कार्ड और आईडी कार्ड वापस सौंपा। 608 हमारा विशेष जोड़ों का स्वीट है। उसने जानबूझकर जोड़ों शब्द पर जोर दिया और रूम कार्ड सौंपते समय लक्ष्य को आंख मारी। आप दोनों को अच्छी शाम मुबारक। धन्यवाद। लक्ष्य ने झुंझलाहट में जया को खींचकर लिफ्ट में ले गया। कमरे में प्रवेश करते ही जया उत्साह से अतिशयोक्तिपूर्ण गोल बेड पर दौड़ी और उस पर लौटने लगी। वाह, इतना नर्म। वह नशे में बड़बड़ाए। कोई आश्चर्य नहीं कि वे हमेशा अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ ऐसी जगहों पर आना पसंद करते हैं। लक्ष्य बेड के पास खड़ा था, बेड पर बेखबर जया को देख रहा था। उसकी हर हरकत उसकी आत्मनियंत्रण को चुनौती दे रही थी। क्या उसके पास यह है? हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। बेड पर, हालांकि जया बहुत नशे में थी, फिर भी वह महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं भूली। उसने नशे में अपनी आंखों से फ़ोन निकाला। आओ आओ, तस्वीर लो। लक्ष्य दरवाजे पर खड़ा रहा। तस्वीरें लेने के बाद चले जाएं। हालांकि वह कोई संत नहीं है, वह ऐसी परिस्थितियों में जया के साथ कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि अगले दिन वह पूरी तरह से मृत हो जाता। बेशक जया नशे में उठी और अपने बैग से फ़ोन निकाला, लेकिन हिलते हाथों के कारण वह लगभग ज़मीन पर गिर गया। उसने सिर हिलाया, अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश की। जल्दी जल्दी तस्वीर लो, मैं चाहती हूँ कि वे देखें। लक्ष्य ने आह भरी और एक कदम आगे बढ़ाया। जया लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और लक्ष्य की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। आओ, मेरे लिए मुस्कुराओ। लक्ष्य क्लिक के साथ तस्वीर में जया चमकदार ढंग से मुस्कुरा रही थी, जबकि लक्ष्य निराश दिख रहा था। परफेक्ट। जया ने गर्व से तस्वीर की प्रशंसा की, फिर अचानक भौहें चढ़ाईं, लेकिन ये काफ़ी अंतरंग नहीं है। उसने सिर झुकाया और सोचा, फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। एक और अंतरंग।
बस करो। लक्ष्य का चेहरा सतर्कता से भरा था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, जया ने पंजों पर खड़े होकर उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और खुद को उससे सटा लिया। उसके शरीर की गर्मी और छाती की नरमी ने लक्ष्य को पूरे शरीर में गर्मी महसूस कराए। क्लिक। इस बार तस्वीरें और भी स्पष्ट थीं। कैमरे से दोनों एक जोड़े की तरह दिख रहे थे जो उत्साह से चूम रहे थे। जया ने संतुष्टि से सिर हिलाया, अपनी उंगलियों को स्क्रीन पर स्वाइप करते हुए। यह इसे यामिनी को भेजना होगा, उसे फिर से मुझ पर हंसने दो। लक्ष्य ने मौके का फायदा उठाकर उसकी बाहों से निकलकर सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गया। तस्वीरें हो गईं, अब चलें। जया ने अचानक होंठ बिचकाए। नहीं, पर्याप्त नहीं। लक्ष्य हार मान चुका था। अब तुम क्या करने वाली हो? जया ने अनसुना कर दिया और लड़खड़ाते हुए आए। मेरे रूममेट्स ने कहा कि वे सभी अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बैठ की तस्वीरें लेते हैं। नरक में जाओ। लक्ष्य ने मना किया। जया, होश में आओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जया ने झपट्टा मारा और लक्ष्य को सीधे गोल बेड पर दबा दिया। रुको, तुम तस्वीरें ले सकती हो। लक्ष्य ने मुश्किल से अपना फ़ोन निकाला। आओ, मुझे रिकॉर्ड करो और कहो कि आज रात जो कुछ हुआ वह तुम्हारी मांग थी और तुम कल मुझे कोई परेशानी नहीं करोगी। जया का लंबा नींबू गुलाबी बाल उसके सीने पर गिरा। उसने नशे में सिर झुकाया। रिकॉर्ड रिकॉर्ड। वह अचानक नीचे झुकी। उसकी नाक लगभग लक्ष्य के चेहरे को छू रही थी। क्या तुम डरते हो कि मैं मुकर जाऊंगी? लक्ष्य ने उसकी आंखों में सीधे देखा और सिर हिलाया। हाँ, इसे रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है। जया अचानक हंसी और फ़ोन छीनने के लिए पहुंची। मैं रिकॉर्ड करूंगी। उसने कांपते हुए फ़ोन उठाया। कैमरा उसके लाल चेहरे पर केंद्रित था। आज ये 2025 है। वो कौन सा दिन है? उसने अपनी उंगलियों पर गिना, फिर कैमरे के करीब झुकी और अपनी आवाज़ धीमी की। मैं, जया नायर, स्वेच्छा से लक्ष्य चंद्रा के साथ एक कमरे में चेक इन किया बेड की तस्वीरें लेने के लिए। ये कहते हुए उसने डकार ली। कैमरा घूमा और बेड पर लेटे लक्ष्य पर केंद्रित हुआ। ये सब मैंने उसे मजबूर किया। वह इतना आज्ञाकारी है। ठीक है, अब तस्वीरें ले सकते हैं। ठीक है। लक्ष्य ने फ़ोन वापस लिया। आओ। अगले पल जया ने अपने कपड़ों का कॉलर फाड़ दिया, आधा कंधा उजागर करते हुए, और लक्ष्य की बाहों में सिमट गई। अगर तुमने कल मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा वीडियो शालिनी को भेज दूंगा। नहीं। जया ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें धुंधली थीं। मैं वादा करती हूँ। उसकी उंगलियों ने एक और बटन खोला। बस यही शूट करो, इससे ज़्यादा वास्तविक लगेगा। धप धप धप। जया ने सिर झुकाया, अपना लाल छोटा चेहरा लक्ष्य के सीने पर रखा और एक और तस्वीर ली। खटखट की आवाज़ सुनकर लक्ष्य ने हताश होकर आंखें बंद कर लीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही कल का दृश्य देख चुका हो, जिसमें जया चाकू लेकर उसका पीछा कर रही हो। इस पल जया बहुत संतुष्टि के साथ तस्वीरें देख रही थी, बड़बड़ाते हुए, ये काफ़ी धमाकेदार है। ये कहकर उसने तस्वीरें पैक की और हॉस्टल समूह में भेज दीं। हाँ, देखती हूँ अब उनमें से कौन मुझ पर सैद्धांतिक राजा होने का मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है। जया के फ़ोन की स्क्रीन अचानक तेजी से चमकने लगी। हॉस्टल समूह में संदेश अलर्ट एक के बाद एक बजने लगे। यामिनी, ओह माय गॉड, क्या ये सच है? @जया नायर। सिम्मी भगवान, जया नायर, तुमने वाकई होटल में चेक इन किया। वह लड़का कौन था? इतना हैंडसम है। शॉक.jpg। जिन्वी निंगनिंग, परेशान मत हो। हम आज गलत थे। हम बस मजाक कर रहे थे। कुछ मूर्खतापूर्ण मत करना। नींबू खट्टा नहीं है। मैंने कुछ मूर्खतापूर्ण नहीं किया। मेरे पास बॉयफ्रेंड है और हमने वह बहुत पहले कर लिया था, बस मैंने तुम्हें नहीं बताया। समूह में पूरी तरह से उबाल आ गया। यामिनी, @जया नायर, क्या ये सच है? बहनें कमाल हैं। सिम्मी, कृपया विवरण दो। कृपया प्रक्रिया बताओ। जिन्वी, कल वापस आने पर तुम्हें सच बताना होगा। तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसे हमारे पास लाओ और उसे हमें खाना खिलाने दो। नींबू खट्टा नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। वह बहुत शक्तिशाली है। हम आज रात 300 राउंड लड़ने वाले हैं। यामिनी, नाक से खून बह रहा है। सिम्मी, @जया नायर, कृपया सुरक्षा उपायों का ध्यान रखो। जिन्वी, वीडियो लेना याद रखना, मुझे देखना पसंद है। जया ने नशे में स्क्रीन पर संदेशों को देखा और अचानक फ़ोन लक्ष्य को सौंप दिया। वे वीडियो चाहते हैं। लक्ष्य ने लगातार उभरते संदेशों को देखा और उसका चेहरा गहरा हो गया। उसे क्यों लग रहा था कि लड़कियों की चैट का कंटेंट लड़कों से भी ज़्यादा अश्लील था। क्या तुम लड़कियां आमतौर पर ऐसे चैट करती हो? हाँ। जया ने अपनी नाक छुई, लेकिन पहले वे मेरे साथ नहीं खेलते थे। तुम्हारी वजह से अब सब ठीक है। जया और करीब आए। आओ, एक वीडियो लो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 92, नहाना। लक्ष्य ने जया की नशे में डूबी हालत को देखा और नाखुशी से कहा, कौन सा वीडियो? तुम नशे में पागलपन करने का वीडियो। जया, हालांकि, उसका हाथ हिलाती रही, चलो कुछ रोमांचक शूट करते हैं, जैसे फिल्मों में। लक्ष्य ने भौहें उठाईं। क्या? जया अचानक उत्साहित हो गई, लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और आदेश देने लगी, तुम लेट जाओ, मैं करूंगी।
उसने अपना फ़ोन उठाया और कोण समायोजित किया ताकि कैमरा केवल उसके चेहरे को कैप्चर करे। इस तरह वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। लक्ष्य ने बेबसी से सहयोग किया। फिर क्या? जया अचानक झुकी, लक्ष्य के साथ आमने सामने, और फिर अपने कपड़े फाड़ दिए। आह! उसने अचानक चीख मारी और घबराहट में अपनी छाती ढक ली। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लक्ष्य हैरान था, मेरे साथ क्या गलत है? वह कुछ कहने वाला था कि एक हाथ ने उसका मुंह ढक लिया। जया ने कैमरे के सामने अभिनय शुरू किया और संघर्ष करती रही, रुको रुको, ऐसा मत करो। लक्ष्य को आखिरकार समझ आया कि वह क्या अभिनय कर रही थी और हंसते हंसते रह गया। तुम सचमुच अभिनय कर रही हो? जया और गहराई से अभिनय में डूब गई, कैमरे की ओर शर्मिंदगी और गुस्से का भाव बनाते हुए। तुमने बहुत हद कर दी। ये कहकर उसने लक्ष्य को मारने का नाटक किया। फिर वह अचानक कैमरे के सामने झुकी और अपनी आवाज़ धीमी की, माफ़ करें, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ताकतवर है, यहीं तक पूछी। लक्ष्य और नहीं रोक पाया। इतना मज़ेदार है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे भेजना चाहती हो? जया रुकी, उसने सिर झुकाया और सोचा, और क्या? लक्ष्य बेबस था। सोचो, अगर यह वीडियो फैल गया तो क्या तुम अभी भी जीना चाहोगी? जया ने अपनी नशे में डूबी आंखें झपकाईं, उसकी उंगली फ़ोन स्क्रीन पर रुकी और उसने हिचकते हुए पूछा, मैंने इसे केवल समूह में पोस्ट किया, ये बाहर कैसे जाएगा? लक्ष्य ने मौके का फ़ायदा उठाकर उसका फ़ोन लिया और गंभीरता से कहा, सोचो, अगर तुम्हारा रूममेट इस तरह का वीडियो देखेगा तो वह निश्चित रूप से अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ साझा करेगा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ। जया को अचानक एहसास हुआ और वह कांप गई, तो क्या पूरी यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा? सिर्फ इतना ही नहीं, लक्ष्य ने उसे और डराया, शायद इसे किसी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाएगा जिसका शीर्षक होगा किसी कॉलेज की लड़की। बस करो। जया का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने जल्दी से फ़ोन छीना और घबराहट में वीडियो डिलीट कर दिया। नहीं नहीं, ये बहुत शर्मिंदगी भरा है। लक्ष्य ने उसकी घबराहट को देखा और जानबूझकर चिढ़ाया, अब डर गई। जया ने होंठ बिचकाए और दुखी होकर सिर हिलाया, मैं बस उन्हें साबित करना चाहती थी। जया अचानक शांत हो गई, उसे गीली आंखों से देखते हुए जैसे कोई परित्यक्त बिल्ली का बच्चा। जब लक्ष्य को लगा कि वह रोने वाली है, उसने अचानक जोर से डकार ली और फिर उल्टी मत। लक्ष्य ने उसके मुंह को अपने हाथ से ढक लिया, फिर खड़ा हुआ, उसे उठाया और पलक झपकते ही उसे शौचालय पर फेंक दिया। जया शौचालय पर लेट गई और चारों ओर उल्टी कर दी। लक्ष्य दूर छिप गया और तब तक इंतजार किया जब तक उसकी उल्टी लगभग खत्म नहीं हो गई। फिर वह पास गया और बेबसी से उसे टिश्यू सौंपा। वाह, दर्द हो रहा है। जया ने सिर उठाया, उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, उसका मेकअप बिगड़ गया था और वह एक छोटी बिल्ली की तरह दिख रही थी। लक्ष्य ने आह भरी, एक तौलिया उठाया, उसे गीला किया और धीरे से उसके चेहरे को पोंछा। मैंने तुम्हें पीने को कहा था, क्यों नहीं पीकर मर गई? जया ने दुखी होकर होंठ बिचकाए खड़ी हुई और अस्थिर रूप से सिंक के सामने खड़ी हो गई। उसके लंबे गुलाबी बाल बिखरे हुए थे। उसने टूथब्रश उठाया, ढेर सारा टूथपेस्ट निचोड़ा और असंगत रूप से बड़बड़ाने लगी, धो ब्रश ब्रश धो ब्रश। लक्ष्य, टूथपेस्ट का झाग उसके मुंह के कोनों से नीचे बह रहा था। उसने दांत ब्रश किए और मूर्खतापूर्ण ढंग से दर्पण में मुस्कुराए। लक्ष्य दरवाजे के फ्रेम पर टिका, उसे बेबसी से देख रहा था और सोचने लगा, क्या वह नशे में ऐसा ही होता है? जया ने मुंह धोया और फिर भौहें चढ़ाईं, मुझे बहुत असहज लग रहा है, मैं नहाना चाहती हूँ। उसने बटनों के साथ छेड़छाड़ की लेकिन उन्हें खोल नहीं पाए। उसने चिढ़कर पैर पटका, क्यों मैं इसे खोल नहीं पा रही? मदद मदद करो। जया ने दुखी होकर होंठ बिचकाए, मेरे पास ताकत नहीं बची। गर्म और नर्म सुंदरता को अपनी बाहों में पकड़कर लक्ष्य का मुंह फड़का। वह वाकई मुझे सज्जन समझती है। लक्ष्य ने उसके कपड़ों के बटन खोले। मुझे मत छुओ। जया हंसी, ये गुदगुदी करता है। फिर उसने नीचे देखा और तुरंत अपनी छाती को संरक्षित किया, तुम बदमाश। लक्ष्य ने अपनी भौहें रगड़ी और आह भरी, मैं जानता था। हिल मत, मैं पानी निकालता हूँ। बाथटब में पानी भरने के बाद लक्ष्य ने जया को बाथटब में सहारा दिया और फिर बाहर चला गया। खुद नहा लो और अगर कुछ चाहिए तो मुझे मत बुलाना। जया बाथटब में डूबी थी, नशे में दरवाजे की ओर चिल्लाई, तुम झांकने की इजाज़त नहीं है। झांकना। लक्ष्य बाथरूम के दरवाजे के बाहर टिका और हंसकर बोला, आवाज़ ही मेरे लिए काफ़ी है। हाँ। जया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर पानी छपकने की आवाज़ आई, तुम बदमाश। ये बदमाशी है। लक्ष्य ने होंठ बिचकाए, कौन सा बदमाश वीडियो लेना चाहता है? वह अलग है। जया की आवाज़ बाथरूम से आई, मैंने अभिनय के लिए किया था। लक्ष्य ने उसे अनदेखा किया और बड़े बेड पर लेट गया, अपने फ़ोन को ब्राउज करने लगा। जया की आवाज़ अचानक बाथरूम से आई, ओह लक्ष्य, मैंने तुम्हें देख लिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम झांकने नहीं दोगे? लक्ष्य, उसके जवाब देने से पहले अंदर से फिर से आवाज़ आई,
हम अगर तुम देखना चाहते हो तो देख लो। वैसे भी तुम आज मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम भाग्यशाली हो। कोई जवाब न देखकर उसने जानबूझकर और तेज आवाजें की। दरवाजे का ताला क्यों टूट गया? अब क्या करूं? अगर तुम झांकना चाहते हो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस लड़की से निपटा नहीं जा सकता। वह नशे में थी। लक्ष्य ने आंखें घुमाईं और फोन स्क्रॉल करता रहा। पबजी का एक और राउंड खेलने के बाद पानी की आवाज आखिरकार रुकी। धो धो मैंने नहा लिया। बाथरूम का दरवाजा फिर से खुला। लक्ष्य ने सिर उठाया और जया को तौलिए में लिपटा हुआ देखा। उसके गीले गुलाबी बाल उसकी बर्फ सफ़ेद त्वचा से चिपके हुए थे और वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। लक्ष्य जल्दी से उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। क्या तुम खुद को सुखाकर नहीं आ सकती थी? जया उसके कंधे पर टिकी और धुंधले ढंग से बोली, मैं थक गई हूँ, मेरी मदद करो। लक्ष्य ने सीधे उसकी कमर पकड़ी, उसे हेयर ड्रायर तक उठाया, हेयर ड्रायर उठाया और उसके बाल सुखाने में मदद की। ये होटल में चेक इन करने जैसा नहीं है, ये किसी बच्चे की देखभाल करने जैसा है। जया ने आंखें आधी बंद की, नशे में लक्ष्य की बाहों में टिकी थी, उसे अपने बालों के साथ खेलने दे रही थी। हेयर ड्रायर की गर्म हवा ने उसे आराम से हम करने को मजबूर किया। हिल मत। लक्ष्य ने एक हाथ से उसका सिर पकड़ा और दूसरे से हेयर ड्रायर, ये जल्दी हो जाएगा। जया ने बेचैनी से अपने शरीर को मरोड़ा, ये गर्म है। इस मरोड़ के साथ पहले से ढीला तौलिया अचानक खुल गया और धपा से जमीन पर गिर गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक पल के लिए कमरे में समय ठहर सा गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 93। परिवार का दूसरा सदस्य ऑनलाइन। जया ने अपनी नशे में डूबी आंखें झपकाईं, खुद को नीचे देखा और फिर लक्ष्य को ऊपर देखा। एक चीख ने रात को चीर दिया। लक्ष्य जल्दी से नीचे झुका, रजाई पकड़ी और उसे जया के चारों ओर लपेट दिया। क्यों चिल्ला रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। जया ने घबराहट में रजाई पकड़ी, उसका चेहरा पके सेब की तरह लाल था। तुमने सब कुछ देख लिया। लक्ष्य ने गुस्से से कहा, मैं अंधा नहीं हूँ, मत बताओ। मुझे नहीं पता था कि तुम कपड़े पहने हुए हो, लेकिन तुम काफी संपन्न हो। तुम क्या सोचते हो? मैं जन्मजात सुंदर हूँ। जया तुरंत गर्वित हो गई। यह ऐसी बात नहीं है कि तुम इतनी गर्वित हो। लक्ष्य अवाक था। जया आगे झुकी और बोली, लेकिन तुमने वैसे भी सब देख लिया, क्या तुम और देखना चाहते हो? लक्ष्य ने माथा पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी शराब पीने की आदत वाकई खराब है। जया तंग आ चुकी थी। रजाई अचानक नीचे खिसक गई, दो बर्फ सफ़ेद गोले उजागर हुए। उसने जल्दी से इसे पकड़ा और कहा, क्या तुम देखना नहीं चाहते? मूड नहीं है। जया ने ये सुना, वह लड़खड़ाते हुए लक्ष्य की ओर आए और बोली, तुम देखना क्यों नहीं चाहते? मैं बस नहीं देखना चाहता। लक्ष्य 2 कदम पीछे हटा, लेकिन बेड के किनारे से ठोकर खाकर उस पर बैठ गया। जया ने मौके का फायदा उठाकर उस पर झपट्टा मारा, अपने हाथों को उसके दोनों तरफ टिकाते हुए, और उसके लंबे गुलाबी बाल उसके चेहरे पर गिर गए। मैं चाहती हूं कि तुम देखो, उसने नशे में कहा, रजाई खोलने का नाटक करते हुए। लक्ष्य ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ी और कहा, बस करो। बस करूंगी। जया ने जोर से संघर्ष किया और रजाई थोड़ा और नीचे खिसक गई। क्या तुमने नहीं कहा कि मेरी शराब पीने की आदत खराब है? जया, क्या तुम्हें लगता है मैं सज्जन हूं? अगर तुम और हंगामा करोगी तो मुझे तुम्हारे साथ बदमाशी करने के लिए दोष मत देना। लक्ष्य ने अंतिम चेतावनी दी, उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। हाँ। जया अचानक रुकी, अपनी नशे में डूबी आंखों से लक्ष्य को कुछ सेकंड तक घूरा और फिर फट पड़ी, तो मुझे चूमना सिखाओ। उसने जोड़ा, क्या हम एक नाटक की रिहर्सल नहीं करने वाले? इसे पहले से रिहर्सल मान लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से प्रगति रुके। क्या तुम्हें यकीन है? जया ने भारी सिर हिलाया, उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। मैं इसे व्यवहार में लाना चाहती हूँ। बोलते हुए वह अचानक लक्ष्य के करीब आई, सिखाओ मुझे सिखाओ, बस मुंह से मुंह। नानी। उसके खत्म करने से पहले लक्ष्य ने अचानक उसके सिर के पीछे पकड़ा और उसे चूम लिया। जया की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर जम गया। लक्ष्य ने बस हल्के से छुआ और फिर पीछे हट गया, बस इतना ही। फिर से आ रही हो? जया कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रही, फिर अचानक असंतुष्ट होकर होंठ बिचकाए, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तुम्हें लगता है ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए। जया ने उस फिल्म की कहानी को याद करने की कोशिश की जो उसने देखी थी। होना चाहिए, जीभ बाहर निकालनी चाहिए। लक्ष्य लगभग हंस पड़ा, तुम वाकई मुझे बाहरी नहीं मानती। मुझे परवाह नहीं। जया ने गंभीरता से कहा, मैं पूरा सेट सीखना चाहती हूँ। लक्ष्य ने उसकी शुद्ध और कामुक उपस्थिति को देखा और कहा, ठीक है, चूंकि तुम इतना सीखना चाहती हो, मैं आज तुम्हें पूरा सेट सिखाऊंगा। जया ने पहले कठोरता से लक्ष्य का कॉलर पकड़ा, फिर धीरे धीरे अपने हाथ ढीले किए और अनजाने में उन्हें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। चुंबन के बाद जया हाँफ रही थी, उसकी आंखें और भी धुंधली थीं। तो ऐसा होता है। सीख लिया, और उन्नत कुछ सीखना चाहती हो? जया ने अपने होंठ चाटे और कहा, हाँ, मैं और चाहती हूँ।
बोलते हुए उसने पहल करके आगे बढ़ी। इस बार उसने जल्दी सीख लिया और यहाँ तक कि बोल्डली जवाब देने की कोशिश की। जया की अनाड़ी लेकिन उत्साही हरकतों से लक्ष्य की सांसें भारी हो गईं और उसके हाथ अनजाने में कस गए। हम रुको, जया अचानक उसे धक्का देना चाहती थी। दुर्भाग्य से इस बिंदु पर पहुंचने के बाद कोई पीछे नहीं हट सकता। अब यह ऐसा नहीं था कि कोई भी जब चाहे रुक सकता था। 22280230 काट। पता चला कि आपका जया नायर के साथ अंतरंग संबंध रहा। परिवार सुरक्षा निधि अनलॉक हुई। परिवार चित्र पुस्तिका खुल रही है। परिवार के दूसरे सदस्य की जानकारी उत्पन्न हो रही है। नाम जया नायर, उम्र 20 साल, समग्र मूल्यांकन 90 अंक। नोट: समग्र मूल्यांकन चेहरा, व्यक्तित्व और अंतरंगता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। 80 अंकों या उससे अधिक का समग्र मूल्यांकन परिवार चित्र पुस्तिका में शामिल हो सकता है, जो रैंडम कार्यों की संभावना को बहुत बढ़ा देता है और परिवार सुरक्षा निधि प्राप्त करता है। जया नायर परिवार के सदस्य बनने की आवश्यकताओं को पूरा करती है, क्या उसे शामिल करना चाहिए? काट। शामिल करना सफल रहा। परिवार का दूसरा सदस्य जया नायर अब ऑनलाइन है। परिवार सुरक्षा निधि वितरित की जा रही है। नोट: परिवार सुरक्षा निधि केवल विशिष्ट परिवार के सदस्यों के लिए उपयोग तक सीमित है। नोट: यदि पारिवारिक संबंध टूट जाता है तो सिस्टम स्वचालित रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा खर्च किए गए सभी पैसे, वस्तुएं, संपत्तियां, वाहन आदि को वापस ले लेगा। पता चला कि परिवार का दूसरा सदस्य कुंवारी थी। अतिरिक्त पुरस्कार 10 गुना अंक। काट। परिवार सुरक्षा निधि प्राप्त हो गई। राशि 20 करोड़ रुपये। वाह! लक्ष्य अचानक बेड पर बैठ गया। सिस्टम इंटरफेस पर उभरे नंबरों को देखते हुए उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। 20 करोड़। उसने मूल रूप से पुरस्कार राशि को 10 करोड़ अनुमानित किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोगुना हो जाएगा। क्या यह इसलिए है क्योंकि जया का समग्र स्कोर अधिक है? लक्ष्य ने जल्दी से सिस्टम नियमों का विश्लेषण किया। समग्र स्कोर चेहरा, व्यक्तित्व और अंतरंगता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, जितनी सुंदर लड़की उतना बेहतर उसका व्यक्तित्व, और लड़की के साथ जितनी अधिक अंतरंगता उतनी अधिक परिवार सुरक्षा निधि मिलेगी। दूसरे शब्दों में, भले ही वह सुंदर हो और उसका व्यक्तित्व अच्छा हो, अगर अंतरंगता बहुत कम है तो मूल्यांकन बहुत अधिक नहीं होगा। जया के चेहरे और व्यक्तित्व को देखते हुए उसे उच्च स्कोर मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि संबंध नशे में हुआ था, अंतरंगता का स्तर वास्तव में अधिक नहीं था, इसलिए स्कोर केवल 90 था। अगर हम इस एल्गोरिदम का पालन करें, लक्ष्य की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। अगर हम पहले भावनाएं विकसित करें और फिर संबंध बनाएं, तो क्या स्कोर 90 से अधिक होगा? 100 के बारे में क्या? उसके दिमाग में एक साहसिक अनुमान कौन था? अगर आप अधिकतम अंतरंगता तक पहुंचते हैं तो क्या पुरस्कार 50 करोड़ तक बढ़ जाएगा? 100 करोड़। इस विचार ने उसकी सांसों को तेज कर दिया। लेकिन फिर से सोचने पर, सिस्टम नियम अभी तक स्पष्ट नहीं है और ये सिर्फ अनुमान है। लक्ष्य ने नीचे देखा, अपनी बाहों में गहरी नींद में सो रही जया को। हालांकि उसे उच्च पुरस्कार के अवसर से चूकने का दुख था, उसे इसका कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उस समय की स्थिति को कोई भी पुरुष सहन नहीं कर सकता था। वैसे भी वह, लक्ष्य चंद्रा, नहीं कर सकता। ओह, और 10 गुणांक अंक भी हैं। लक्ष्य ने वास्तव में महसूस किया कि गुणांक अंक कितने मूल्यवान हैं और जल्दी से चरित्र पैनल खोला। नाम: लक्ष्य चंद्रा, उम्र 20 साल, लंबाई 181 सेमी, धन 35,30,238 रुपये। परिवार सुरक्षा निधि को छोड़कर आकर्षण 90, शारीरिक फिटनेस 52। उपविकल्पों में ताकत, ऊर्जा, गति, कुनकुन और अन्य शारीरिक फिटनेस शामिल हैं। कौशल कोई नहीं। परिवार चित्र पुस्तिका 2/100, गुणांक अंक 10 अंक। इस बार लक्ष्य ने अपनी लंबाई बढ़ाने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि बिना झिझक कुनकुन में 2 अंक जोड़े। बचे हुए 8 गुणांक अन्य 4 गुणों में बराबर बांट दिए गए। उपगुण पैनल: ताकत 11, विस्फोट वृद्धि स्तर 1, गति 10, तात्कालिक त्वरण स्तर 1, रक्षा 10, क्षति कमी स्तर 1, ऊर्जा 12, सुपर सहनशक्ति स्तर 1, कुनकुन 17। नोट: गुण 20 अंकों तक पहुंचने के बाद अपग्रेड संभव है। क्या मैं अपने देश का मूल निवासी बनने जा रहा हूं? लक्ष्य उपगुण पैनल में अतिरिक्त सुविधाएं देखकर हैरान था। उसे कोई संदेह नहीं था कि जैसे जैसे उसके गुणांक अंक बढ़ेंगे, वह एक दिन सुपरह्यूमन बन जाएगा। उत्साह के बाद लक्ष्य थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि अगला उसे जया के होश में आने के बाद सामना करना होगा, और उसने उस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। नहीं, उसे जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना होगा, वरना ये छोटी जंगली बिल्ली उसे काटकर मार डालेगी। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। आप लोग रॉकस्टार हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।